अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमारी ज़िंदगी सुकून में कब गुज़रती है? तब गुज़रती है जब हमारे प्यारे हमसे खुश हों, हमसे नाराज़ ना हों। अगर हमारे अपने कोई हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो एक दिल में बेचैनी सी रहती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि जो भी काम हम करने जा रहे हैं वो अच्छा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं होते। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कभी कभार हमें अपनी ज़बान के अंदर अपने दिल में दबा के रखने पड़ती हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन ख़राब ना हो, मगर फिर भी कभी ना कभी वो नहीं रह पाती दिल में, बीमार होने लगते हैं तो हम कह देते हैं। अपनी अम्मी से जो बात कहनी होती है कह देते हैं, अब्बू से दिल भर के जो किथार्स करना होता है कर लेते हैं। बच्चे हों, बच्चों को अगर कुछ कहना होता है वो भी कह देते हैं। कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो थोड़े नाजुक हैं? अब अगर आप कहें सास, जितनी बात आप अम्मी से कह सकते हैं उतनी बात आप सास से नहीं कह सकते। बहुत सारी बातें आपको तोल मोल के बोलनी पड़ती हैं तो उतने फ्रैंक नहीं होते। फिर नंद, जितनी बात आप बहनों से कर सकते हैं उतनी बात आप नंद से नहीं कह सकते, चाहे वो कितनी भी आपकी दोस्त की तरह हो। लेकिन बहनों को जो खुल के आप बात कर सकते हैं या उनको उनकी कोई भी बात बुरी लगी उस पर नोटिफाई कर सकते हैं, नंद को नहीं। देवर ऐसा रिश्ता है जिसको आप बड़ी भाभी की तरह कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो वाली बात जो आप अपने भाई से कर सकती हैं नहीं कर पाती। वाइस वर्सा, भाभी और देवरानी जेठानी, ये कुछ मिले जुले रिश्ते हैं, इनको भी आप शायद उतनी आराम से वो दिल की बात नहीं कह पाते जो आप अपनी बहनों को कह लेते हैं। हाँ, कभी कभार ये सारे रिश्ते ऐसे हैं जिनको आप जब पैमाना लबरेज हो जाता है तो आखिरकार बोल देते हो, या अगर आप बहुत ब्लंट हो या बहुत डोमिनेटिंग हो या आपकी पर्सनालिटी बहुत आउटस्पोकन हो, ब्लंट हो, तो फिर भी आप बोल ही देते हैं। मगर एक रिश्ता ऐसा है जहां आप बहुत एहतियात करते हैं और वो इंतहा से ज़्यादा नाजुक रिश्ता है। या तो उस रिश्ते में बहुत बनती है या बिल्कुल एक दूसरे से नहीं बन पाती, और ये नाजुक रिश्ता है दामाद और सास का रिश्ता। हर दामाद, अगर आप घर खटखटाएंगे, बेल बजाएंगे और उनसे रिसर्च करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कौन है वो जो आपकी बीवी के कान भरती है, तो उनको पूरी दुनिया में सिर्फ एक नाम समझ आएगा, वो है उनकी सास। यानी कि दामाद समझते हैं कि जो कुछ उसकी बीवी बोल रही है वो उसकी अपनी ज़बान नहीं, वो उसकी दी हुई माँ की ज़बान है या बहनों की समझ लें। लेकिन माँ तो सरे फहरिस्त एक वैम्प का रूप इख्तियार कर लेती है दामाद के दिमाग में। और अगर बीवी बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, बड़ा अच्छा खाना पकाती है, तो भी उनकी ज़ुबान से आप यही सुनेंगे कि इसकी अम्मी ने इसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है, मेरी सास तो मेरी फेवरेट है। सो बहुत रेयरली आपको ये वाली जुमले सुनने को मिलते हैं कि मेरी सास मेरी फेवरेट है, लेकिन ये एक ऐसा नाजुक रिश्ता है जहाँ बहुत कुछ एक दूसरे को जाने का दिल चाहता है, कह नहीं पाते। क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, मियाँ बीवी या माँ बच्चे या कोई और रिश्ता, लड़ते हैं मरते हैं फिर एक हो जाएंगे। मगर अगर ये नाजुक रिश्ता एक दूसरे को कुछ कह देता है तो एक दरार पड़ जाती है ख़ानदान में, रिश्ते में। और इसीलिए मैं बार बार लड़कियों को, यंग बच्चियों को यही समझाती हूँ, बजाय अपने दिल का हाल बयान करने के, रोने का दिल चाह रहा है, कोई भी चीज़ शेयर करने का दिल चाह रहा है, तो अम्मी और बहनों का सहारा उस वक्त ना लें। अपनी बेस्ट फ्रेंड्स या कोई भी ऐसे रिश्तेदार जो दूर की हो, जिसकी नाराज़गी से या जिसको ये बातें सारी बताने से आपका दिल का बोझ तो हल्का हो जाए, लेकिन आगे कोई फैमिली में दरार ना पड़े। वाइस वर्सा, अगर आप अपनी बहनों और अम्मी को बताते हैं तो वो अपने एक्सप्रेशंस, वो अपने वो इज़्ज़त जो आपके हस्बैंड के लिए होती है या आपकी सास के लिए, वो बरकरार नहीं रख पाते, वो एक्ट नहीं कर पाते। अगर उनकी बेटी के दिल को दुख पहुंचता है फॉर द टाइम बीइंग, तो उनके दिल में बात पूरी ज़िंदगी के लिए रह जाती है। सो आप लड़ेंगे मरेंगे फिर एक हो जाएंगे, आपको कभी वही रिश्ते बहुत बुरे लग रहे होंगे और कभी आप उन्हीं रिश्तों पे वारे नियारे जा रहे होंगे, लेकिन आपके अपने जो इर्द गिर्द की इमीडिएट फैमिली है वो नहीं इस तरह
पल में तोला और पल में माशा हो सकेंगे। काफ़ी दफ़ा माँ बाप, मेरी अम्मी कहती थी मैं, हम कोई बल्ब नहीं है जब तुम कहो बंद हो जाओ, जब तुम कहो खोल जाओ, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी खूबसूरती से गुजारनी है तो बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा, चाहे आप किस भी उम्र में हों। आज कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं आप तक पहुंचना यहाँ हमारे शो में होगी। एंटरटेनिंग तो है ही मेरा शो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एंटरटेनमेंट ना हो, सुबह सुबह आप रिलैक्स ना हो जाएं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हाय ये मैंने गलती की और ये मुझे नहीं करना चाहिए था। छोटा सा ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने बोला, आज एक बड़े ही नाजुक रिश्ते को लेकर हम डिस्कशन करेंगे और इसी प्रोग्राम से बहुत कुछ सीख पाएंगे आप लोग। हमारे साथ जो सेलिब्रिटीज़ यहाँ मौजूद हैं वो उनमें से कुछ दामाद हैं और उनमें से एक सास हैं। सो सबकी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस होंगे ज़िंदगी में। नदा मुमताज़ एज सास हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। ईद कैसी गुजरी? ईद तो अच्छी गुजरी। आज आप एक बहुत ही ख़ास मकसद के लिए बुलाई गई है। सास, अच्छा सास जो लड़की की सास होती है उनके साथ डेंजर वो एक लगा दिया गया है ना। हाँ, अब नहीं है वैसे, है अभी भी ड्रामों और फिल्मों में तो है, लेकिन जो लड़के की सास होती है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो रेड कार्पेट्स पे छाती हैं। अब जी दामाद जी, आपको दो दामादों से भी हम मिलवाएंगे आज। अयाज समो एंड फैजान शेख हमारे साथ हैं, जिनको आप एज सेलिब्रिटी के रूप पे तो जानते हैं, लेकिन ये दामाद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, आप बताएं। मतलब आपने सुना ही है कि दामाद के आगे रेड कार्पेट बिछाया जाता है, कैसा है? हाँ, मेरे केस में तो ऐसा है, और मैंने कभी उनको ना सास बोला है ना मैं बोल पाता हूँ उनको सास। मैं तो उनको अम्मी बोलता हूँ पहले दिन से, और वो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मेरी सास है। मदर इन लॉ फील ही नहीं होता। सास तो फील नहीं होने देती ना। बिल्कुल नहीं। वो तो अपने बेटों से ज्यादा आपको खिला रही होती है, ये खाओ तुम्हारी पसंद का ये बना, क्यों आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह का शुक्र है मेरा दामाद भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे 2 नहीं 3 बेटे। अरे माशाल्लाह। कभी मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सब होता नहीं कि दामाद घर में आया तो ऐसे करके बैठा रहेगा, किसी बात खाओगे, वो चीज़ नहीं है। वो बहू होती है यार। नहीं दामाद नहीं होते, मैंने तो कई दामादों को भी देखा है। ये इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आपसे ज़रा ज़रा से सेकंड्स में बयान किए, और ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि जो ये टॉपिक ही इतना नाजुक है कि इसको टैकल कैसे किया जाए। हर इंसान को हर रिश्ते को टैकल करना पड़ता है, उनके साथ रख रखाव कैसा रखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें शायद हमारी फुप्पियाँ, चाचियाँ, नानियाँ, दादियाँ एक ज़माने में हमें समझाया करती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में ज़्यादा समझने की बात कहाँ से आपको आनी चाहिए। वो हमारे साथ है डॉक्टर सोबिया आफ्ताब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बताएंगी, वो पट्टियाँ पढ़ाएंगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आप इस रिश्ते को क्या अपनी लैंग्वेज में क्या बयान करेंगी, सास और दामाद के रिश्ते को? देखिए, सास और दामाद का बहुत सेंसिटिव रिलेशनशिप है। डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करता है कि वो रिलेशनशिप, वो दामाद जो है, कहते हैं ना कि दामाद बेटा होता है, इस पे भी मैं बात करूँगी जब अभी हम डिफरेंट लोगों की स्टोरीज सुनेंगे, फिर उस पर जो आई विल बी कमेंटिंग। और एक वो होता है, वो दामाद है जो बहुत निकचड़ा होता है, ठीक है, वही जैसे आता है तो ऐसा लग रहा होता है कि कोई किसी सल्तनत के बादशाह आ गए और आपने कहा बिल्कुल एक रेड कारपेट बिछ रही है। तो वो दोनों के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। वो जो एक बेटा है, जैसे अभी इन्हें शेयर किया ना कि एक तो मुझे तो बहुत, मेरी सास बहुत लविंग है, इन्होंने भी जैसे कहा कि मेरा दामाद बहुत अच्छा है, और एक वो है वो जो सल्तनत के किंग होते हैं। तो वो जब आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स हैं उसके। तो रिलेशनशिप तो सेंसिटिव होता है, लेकिन सर्टेन बाउंड्रीज होनी चाहिए। तो हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह से बाउंड्रीज। अच्छा, आप तीनों से मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि देखिए हर रिश्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम लगता है, तो एक डेवलप होता है आपकी मोहब्बत, प्यार, अंडरस्टैंडिंग। सो अगर मैं फैज़ान आपसे पूछती हूँ कि जाहिर है जब आपकी तो लव मैरिज है, और जब वाइफ से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है
लेकिन उसके बाद जब आपको फिर और उसकी इमीडिएट फैमिली से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, आपको कितना टाइम लगा अपनी सास के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करने में? देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों का ज़्यादा हाथ होता है, क्योंकि वो आपको इतना ईजी कर देते हैं कि आपको वो टाइम ज़्यादा नहीं लगता। मेरी सास जो है बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। और फितरतन भी देखें, कुछ लोग बहुत स्वीट होते हैं, कुछ लोग डिसिप्लिन होते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि वो फितरतन स्वीट नहीं है। अच्छा, उन्होंने मुझे मतलब ये फील कराया कि मैं तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता है ना, वो ऐसा है और ऐसा होना चाहिए। और पहले दिन उन्होंने, क्योंकि माम के वालिद साहब हयात नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम जो है ना इस घर के अब हेड हो। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये कहीं सुनने वाली बातें होती हैं, बट आई सॉ इट एंड शी एक्चुअली प्रूव्ड इट कि कोई अगर घर में कोई बड़ी बात है या कोई फैसला लेना है, क्योंकि मेरे साले की शादी मेरे सामने हुई, तो शी कॉल्ड मी अब के सुनो फैज़ान आओ, उसके घर वाले आ रहे हैं तो बैठो, उनसे बात, उनके वालिद साहब से बात करने के लिए कोई होना चाहिए, तो तुम होगे उनको बात करने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। ये आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, एज लाइक लड़का, जाहिर है वो फीलिंग्स और वो चीज़ें हमें नहीं पता, क्या अगर सासें इस तरह आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी देती हैं, जी जी, तो कैसा फील होता है दामाद को? कुछ दामाद अगर बहुत बिजी हैं तो क्या उनको ये कहते हैं यार कहाँ फंसा दिया, या क्या फीलिंग आती है एक आदमी के अंदर, उसकी ईगो और सारी चीज़ों की? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन रिश्तों में ना बिजी होना या काम वाम मैटर नहीं करता। ये मोहब्बत वाले रिश्ते होते हैं, और इसमें आप अगर आपको कोई इतनी इज्जत बख्श रहा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिटर्न इट बैक। तो मैं जब अम्मी से मेरी कोई बात होती है या मुझे कोई हुक्म देती है, मैं वहाँ वैसे ही खड़ा होता हूँ जैसे मेरी अपनी अम्मी ने कुछ कहा है, और मैं उनसे वक्तन खुद, अभी मैं बाहर गया हुआ था, मैं कॉन्स्टेंटली उनसे कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, और मेरी उनसे इतनी दोस्ती है कि मैं उनको डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ। मुझे ये नहीं कहना पड़ता माम को कि सुनो तुम ये अम्मी से कह दो, या और मैं उनको छेड़ता बहुत हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि माम से कोई नाराजगी है तो आप शिकायत उनको करते हैं कि माम को समझाएं? होता है ना, कभी दामाद कहते हैं आप समझाएं ना माम को। कह देता हूँ, और इनफैक्ट माम मुझे कहती है कि प्लीज़ अम्मी को ये मत बताइएगा वरना अम्मी मेरी क्लास लेगी। और मुझे पता है कि उनको जैसे ना अम्मी की आदत है कि अम्मी बहुत जल्दी उठती, दोनों ही अम्मी मेरी जो है ना वो अर्ली राइजर्स हैं दोनों। तो उन्होंने कभी रैंडमली कॉल कर ली सुबह 11 बजे, 10 साढ़े 10 बजे, और माम अगर फ़ोन ना उठाए मैं फ़ोन उठा लेता हूँ कि मैंने उठा लिया जी अम्मी, तो वो कहती माम गए, मैं माम सो रही है, बस उस दिन फिर माम की क्लास है, 10:30-11 बज रहा है और तुम शूट पे अगर नहीं हो तो तुम सो कैसे रही हो? ओह माय गॉड। तो वो फौरन कहती है अम्मी नहीं मैं जाग थी, डिसिप्लिन, मैं जाग चुकी थी, लेकिन आग लगी थी डिसिप्लिन को लेके वो बहुत सीरियस है, डिसिप्लिन को लेके ना, तो वो यही है कि, लेकिन ये मैं अभी भी कहता हूँ कि ये मोहब्बतों वाले रिश्ते होते हैं, और बड़े बड़े लकी होते हैं वो लोग जिनकी सासें आपको इस तरह से रखती हैं, ट्रीट करती हैं। यस अयाज, एक सेकंड मतलब लाइक ओपिनियन, और वो जाहिर है तुम्हारा एक्सपीरियंस। अच्छा, मेरी सास का रिलेशन ना बहुत मजे का है। मजे के ऐसे कि कभी भी उन्होंने मुझे सास वाली फील आने नहीं दी। तुम तो मस्ती खो रहे हो, तो पता कहते बहनों ही है मेरा। क्या क्या बहनों ही है मेरा। मतलब वो वाली बॉन्डिंग है कि दोस्ती भी है, मजाक मस्तियाँ भी करते हैं। कभी भी वो एक होता है ना कि सास का जो हमारे यहाँ पे एक बनाया गया इमेज के यार बड़ी, अगर आपकी तो तुम जैसे अभी मस्ती करते हो तो वहाँ पे भी अपने ससुराल में भी मस्ती कर रहे हो? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, जैसे मेरा देवर है दानिश, वो थोड़ा घर में थोड़ा सा कभी कभार सीरियस हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है जो टीवी पे कॉमेडी करते हैं वो लोग, वो शायद असल जिंदगी में थोड़ा कंपोज टॉपिक्स पे सीरियस होना चाहिए, उसको वाकई सीरियस लेना चाहिए। लेते हैं, लेकिन वैसी बिला वजह की अकड़ वो अक्सर दामादों में ना, वो कॉलर खड़े होते हैं कि मैं इस घर का दामाद हूँ, वो अपने आप में उन्होंने एक टाइटल खुद सेल्फ टाइटल हो जाता है कि भाई मैं इस घर का बादशाह बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी ने आपको बेटी दी है तो वो भी आपके माँ बाप के बराबर ही है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की एक ना इन्वेस्टमेंट आपको थमाई है, तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो दामाद को भी इंसान बनकर। तुम्हें अपना रिश्ता उनके साथ डेवलप करने में कितना टाइम लगा? लाइक क्योंकि एक तो फैमिली उसमें थे बचपन से, लाइक जानती थी। अच्छा, फैमिली में तो उनमें मैंने फैमिली इमीडिएट फैमिली, तो उसमें था कि खानदान में शादी हुई, खानदान हुई थी ना, तो उसमें इतनी हर्डल्स नहीं आई थी। ओके ओके, वो बचपन से। आपकी तो खानदान में नहीं है ना? नहीं, यहाँ खानदान वाले जानते हैं ना शुरू से। हाँ, कौन देगा? जी तो सच नहीं बोलते सुबह। देखो मैं बहुत जगह हूँ, मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ, मुझे अलाउड है। तो तू क्या कर रहा है? मैंने झूठ बोल के शादी करवाई अपनी। अच्छा, आप एज, ये तो हो गई दो लड़कों की और बात एज दामाद। अब मैं अगर आज एज सास आपसे पूछती हूँ, ये ऐसा रिश्ता है थोड़ा सा एक मुरव्वत, शर्म और इस तरह का रिश्ता, एकदम आप बहुत ज़्यादा दोस्ती और वो वाली चीज़ नहीं हो सकती। क्या ऐसा सास कंफर्ट लेवल दें दामाद को कि वो एक अच्छा हमवार रिश्ता हो जाए? बिल्कुल। देखिए, दामाद, वही बात आ गई ना, दामाद भी आपका बेटों जैसे ही होता है। और क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की जब शादी हुई तो बहुत छोटी एज थी दोनों की,
तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगा जैसे सारिम आ गया, राहिम आ गया, बीच में साथ बैठ गया, तो मुझे कभी भी फील नहीं अभी हुआ। आपकी सिर्फ बेटी की शादी हुई है ना, बेटे की। बेटे की। तो वो भी कभी उसने भी ये ऐसे करके नहीं कहा कि जी मामा जी जो घर में बना है बहुत मज़े का है, खा लेता है, कभी वो नहीं किया। जहाँ उसको आपने बिठाना है बैठ जाएगा। अब तो खैर मैं बिठाती भी नहीं, खुद ही बैठ जाएगा। जहाँ भी आए हो आपका घर है, आपने जहाँ बैठना है बैठो। तो वो फील कभी ना उसने दिलाई ना मैंने की। तो मुझे इसलिए कभी वो फ़र्क नज़र ही नहीं आया ना दामाद और बेटों में, कभी भी नहीं आया। अल्लाह का शुक्र, और अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना बड़ों का ही हाथ ज़्यादा होता है। बच्चों को इतनी सेंस नहीं होती। अगर बड़े इतने लविंग होते हैं ना और वो आपको इजी कर देते हैं, तो फिर जैसे उन्होंने कहा ना कि वो आते हैं तो उनको जगह बतानी नहीं पड़ती, उनको पता है मेरा घर है, मैं मेरा कहीं भी बैठ घर सकता है, हूँ। इजी हर ऐसे ही चीज़। है, तो ये मामा बड़ों का ये कमाल कर दो। होता है। इवन वो खाना खा के सोचो, अगर वो खाना भी खाएगा ना तो फौरन अपनी प्लेट किचन में ले जाएगा। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते ये मैं कर लूँगी, मत लेके जाना बेटा घर में, और मैं उठा लूँ। नहीं अम्मा मैं उठा लूँगा। तो ये चीज़ें ये दो तरफा रिश्ता है, छोटी पता है? छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है, फील होता है कि ये आप में से ही है, अलग नहीं है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तो मैंने बहुत से दामाद देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी आकड़ आज तक नहीं निकली है। उनका कॉल पता नहीं, बच्चे बड़े हो गए, जवान हो अच्छा वो गए। क्या होता है, कुछ दामाद ना चुप रहते हैं सास के सामने, वो बीवी को बार बार पिंच करते हैं। तुम्हारी अम्मी ने क्या, ये कोई कहने की बात थी? अगर आप अरे कहने की बात क्या, खाने पे वो मुंह पे कि तो मेरे मार लिए देते खाना नहीं रखा, फलाना नहीं हुआ। का बड़ा फर्क इसमें है। अगर एजुकेशन मुझे लगता है, Matter एजुकेशन अरे बहुत पढ़े लिखे भी होते यार, हैं आपसे agree करता हूँ दादाजी, इस बात। बहुत हाई फाई एजुकेटेड PhD होल्डर, इससे पढ़ाई का कोई ताल्लुक ही लेकिन नहीं उनके है। और घर कुछ का ऐसे माहौल। जाहिल जट होते हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनकी जमा पूंजी सास के इलाज में निकल गई। इसमें ना तालीम से ज़्यादा तरबियत का फ़र्क है। Yes, घर का yes, I माहौल agree. आप पे बहुत डिपेंड। मैं एक उबर में बैठी हुई थी, एक टैक्सी में बैठी थी, वो टैक्सी ड्राइवर ने मेरे आगे रोना गाया। ऐसी बातों बातों में पता चला कि उसकी जितनी, उसका घर बिक गया सास के इलाज के लिए। मैं हैरान, मगर सास के इलाज के लिए? कहने लगे हाँ क्यों ना हो, उसकी माँ भी तो मेरी माँ है ना, मतलब। सो मैं हैरान, मैंने कहा या अल्लाह ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि देखिए ना ये रिश्ते ऐसे हैं कि आप इज्जत दोगे तो वो आपको इज्जत देगा। यस। जैसे हम अपने बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, अपने बच्चों को हम कभी किसी बात से इनकार नहीं करते या उनके साथ कभी बदतमीजी नहीं करते, तो दामाद भी तो वही और है। मैंने बहुत सारे मतलब लाइक दामादों को देखा है कि अगर सास का कोई बेटा नहीं है और आखिरी बेटी की शादी थी तो वो मतलब लाइक इतने ज़बरदस्त होते कि वो कहते आप हमारे साथ रहिए, और वो रहती हैं सारी ज़िंदगी। मैंने ऐसे भी दामाद देखे तो मैं हैरान हो जाती हूँ, ये कौन से दामाद है। मतलब बड़ी बात है यार, किसी की जिम्मेदारी अपने सर लेना। अब खाली रह थोड़ी नहीं है, उनका इलाज है, उनको लेना ले जाना, वो ज़ाहिर है, पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन जब आयशा की शादी हुई थी ना, सचमुच में बहुत डर रही थी, हाँ बहुत डर रही थी। हालांकि मुझे पता था इसकी एज छोटी है, मोल्ड हो जाएगा हमारे साथ भी सब, लेकिन मैंने क्योंकि वो देखा हुआ था ना दामाद खौफनाक वाले, तो मैंने कहा अल्लाह मियां बस मेरा दामाद ऐसा ना हो। मुझे बहुत डर लगता है। शुरू में तो समझ में नहीं आती होगी ना कैसे टैकल करें, क्या मतलब होता है स्पेशल लव मैरिजेस में, हाँ क्योंकि आपको सामने वाले की पर्सनैलिटी का इतना पता नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल आपने 1 साल 2 साल देखा एंगेजमेंट के बाद तो आपको पता चल जाता है क्या इसको यार इस बात पे गुस्सा आता है, ये बात पे बुरा मानता है। हाँ लेकिन अगर बहुत जल्दी वाली शादियाँ जो होती है ना, उनमें फिर आपको ग्रेजुअली आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसे इंसान के करके समझ में ये आता है। मसले हैं। हाँ करके समझ में आता है। और अक्सर इसमें एक बात बताऊँ, हमारे सोसाइटी में फिर भी सास दामाद के कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा नहीं है। हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स तब आते हैं जब अच्छा डोमिनेंस की गेम है ना, कुछ सासें जो होती हैं उनका ये एक हमारे में एक बिला वजह की माइंडसेट है कि हमारी बेटी ने उस घर में जाके उस घर की बड़ी बन जाए अचानक से। ये भी गलत है, बहुत गलत है। ये भी गलत है कि जब सास अपनी बेटी के घर में इंटरफेरेंस, वहाँ के डिसीजन में इंटरफेरेंस करेगी ना, तो फिर दामाद की तरफ से रिएक्शन आता है कि यार आप हमारे घर के मामला में ना बोले। अगर वो देखिए, पहला तो छोटे का फ़र्ज़ है कि वो उनको इज्जत दे, उनको हर तरह से रिस्पेक्ट करे, रिगार्ड करे, उनसे मशवरा ले। लेकिन जब आप अनइन्वाइटेड मशवरे या इंटरफेरेंस करती है ना, तो वहाँ पर एक थोड़ा सी रिफ्ट आती है। तो ये भी अवॉइड करना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। सो अभी हमारे पास यहाँ सामने कुछ सासें हैं और कुछ दामाद हैं, लाइक जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एक जोड़ी ऐसी है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन क्या क्या मसाइल आम तौर पे घरों में होते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं।
हर क्लास में होते हैं, चाहे कोई एलीट क्लास हो, चाहे लो क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, हर जगह होते हैं। और ये मसले मसाइल जब ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा उरूज पे चले जाते हैं तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बहुत ज़्यादा मैटर करना शुरू कर देती है। काम नहीं होता, झगड़े, फसाद, सेपरेशंस, डिवोर्स, पता नहीं कहाँ कहाँ तक बात पहुँच जाती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले नसरीन कौन सी वाली? नसरीन, अस्सलाम वालेकुम नसरीन, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। जी। एज सास आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे पास 3 पॉइंट हैं जी। सबसे पहला तो ये कि ससुराल वाले अपने दामाद के सामने बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। बड़े जब वो खाने पर आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बड़े जब गिफ्ट देने पे आते हैं तो बहुत उम्दा गिफ्ट देते हैं। उसके बावजूद भी जो दामाद साहब हैं, उनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठती, उनकी नाक ही चढ़ी रहती है। हर वक्त वो नखरे ही दिखाते रहते हैं। फिर बेटी से कहते हैं ये तुम्हारे घर वालों ने कौन सा एहसान किया, सब यही करते। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जब उन्हें अपने रिश्तेदारों में कहीं जाना होता है तो बहुत खुशी से सुबह से तैयारी हो रही है कि मैंने ये कपड़े पहनने हैं, मैंने इस तरह तरीके जाना है और ये तैयारी है, शूज़ पॉलिश हो रहे हैं, बहुत तैयारियां होती हैं। लेकिन जब ससुराल में कहीं जाना होता है तो उनको 10 काम याद आ जाते हैं और बीवियों को मिन्नत भी करनी पड़ती है। मुझे मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी अम्मी के साथ चली जाइए। मुझे तो अभी ऑफिस का काम है, अभी मुझे फलां जगह जाना है। 10 काम याद आ जाते हैं उनको, सारे जो भी हैं उसी वक्त याद आते हैं कि मुझे आज ससुराल में नहीं जाना, लेकिन मुझे अपने काम ज़रूर करने। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी बच्चे ससुराल जाते हैं और वापस आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं नानी ने क्या खिलाया था, नानी ने कहाँ कहाँ घुमाया और तुम और कौन कौन आया था, किससे बात हुई, आप लोग कहाँ कहाँ गए, मामू ने जेब खर्च दिया था नहीं दिया था, मामू डिनर पर ले गए थे या नहीं ले गए थे। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो बच्चों से पूछी जाती हैं। और इस तरह चले ठीक है आपने पूछ लिया, लेकिन बच्चों की आदतें भी ख़राब होती हैं। ये सब पूछने से इसमें ख़राबी भी है, इसमें अच्छाई नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमारे दामादों को बहुत अच्छा होना चाहिए। सारे ये 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं है। इसी तरह सासें भी बहुत अच्छी होती हैं और दामादों को भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इस पर कहना चाहूँगी कि देखें, ये अभी थोड़ी देर पहले फैज़ान ने भी बात की थी कि माइंड सेट, तो ये सारा डिफरेंस जो आता है वो अपब्रिंगिंग का है। उसकी जो परवरिश की गई है बचपन से लेके वो कैसे की गई है, उस बचपन की जब उसकी परवरिश हो रही थी उसके घर का माहौल कैसा था, उसको कितना अब्यूज़ किया गया, वो पेरेंट्स ने कितना डांटा, ढपटा, मारा, आपस में पेरेंट्स के रिलेशनशिप कैसे थे, वो आपस में झगड़ते थे, घर में हर वक्त वो ये भी तो होता है कि उसका बचपन ननिहाल वाला, उसने वो सब देखा है। वो कैसा हुआ हो, क्या पता उसके अब्बू उससे इस तरह के सवाल करते हैं। बच्चे ने अपने वालिदैन को अपने सास और ससुर के साथ भी देखा होता है। बिल्कुल, मैंने अपनी वालदा को अपनी सास की खिदमत करते हुए देखा है आखिर तक बाकायदा। और तो हम हमेशा कंफ्यूज होते थे कि अम्मी के साथ ऐसे कैसे हैं, और हम बहुत छोटे थे, हमने देखा उनकी खिदमत करते हुए आखिर तक। तो हमने सीखा ये है कि भाई बड़े हैं तो बस फिर काबिल इज्जत, फिर चाहे रिश्ता जो भी हो, तो वो तरबियत वाली बात है। और ये मकाफाते अमल होता है जिन बच्चों ने अपनी माओ को देखा होता है ना, बड़े बुजुर्गों की खिदमत करते हुए वो भी वैसे ही करते हैं। बिल्कुल, वो यानी आपके स्टेज वही है, रोल चेंज होना है। तो आज आप उस रोल पे बैठे हुए हैं, कल वो आपके बच्चे जो है वो किरदार निभा रहे होंगे, तो आप जो किरदार उनसे निभाना चाहते हैं आप वैसा ही उनको रोल मॉडल दे दें। और दूसरा जो है इसमें ना कि जैसे अभी मैं इनसे भी एग्री करूंगी कि इन्होंने कहा कि मेरा दामाद घर पे आता है तो वो जो पका हुआ वो खा लेता है, तो इसका मतलब है दामाद है ना, आप कहते हैं बेटा है, तो क्या बेटे को आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं? हाय, मुझे अपनी बेटों को ज़्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो जो बेसिकली आप उनको, वो खाते नहीं, सब्जी नहीं खाना, वो बेचारा बैंगन का भरता भी शौक से खा लेगा। यानी आप जैसे अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं आप उसे भी वैसे ही ट्रीट करें। आप उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे के, आप उसे ये एहसास दिला के कि तुम कोई खलाई मखलूक हो या तुम पता नहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सुरखाब के पढ़ लगें, ये वो चीज़ भी है जो दामादों के दिमाग ख़राब करती है। ठीक है, पहली दफ़ा शादी हुई है, दामाद आ रहा है, शुरू में आवक्त होती है, लेकिन जब आप उसे कहते हैं कि यू आर अ पार्ट ऑफ फैमिली, या मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो फिर उसे फैमिली के हिस्से की तरह ट्रीट करें। लेकिन एक बात इन्होंने बिल्कुल सही की, ये वाली, तो ये तो वो है
कि दामाद ज़्यादा आते नहीं हैं घर पर, मैके की कोई भी इवेंट होता है उसको अवॉइड करते हैं। इसको इशू नहीं बनाना चाहिए बिकॉज हर इंसान की एक अपनी पर्सनल स्पेस होती है, ठीक है। बहू देखिए, बहू और दामाद दो डिफरेंट रिलेशंस हैं। दामाद वो है जिसने कभी कभी आना है, बहू वो है जिसने आपके घर में आके एडजस्ट हो जाना है। आपके घर में एक फ्रेम है, उस फ्रेम में उसको फिट इन होना है। वो रिलेशन एक बिल्कुल डिफरेंट है। दामाद वो है जो ओकेजनली आता है, कभी कभार चक्कर लगाएगा, रोज अगर आना भी नहीं होता तो। अगर वो नहीं आना चाहता है, हाँ जी, आप देखिए आपका फोकस जो होना चाहिए वो आपका अपना रिलेशनशिप, यानी आपको ये ससुराली रिश्ते और ये सब ये सेकेंडरी है ना। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है। अगर वो रिलेशनशिप जो है वो ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा आने से ना वो फिर आपको ये लगता है कि हर चीज में घुस रहेगा। आपकी हर चीज में, और तबीयत से फारिग है। तबीयत से फिर इज्जत भी उसी की होती है जो ओकेजनली आए। यही मैं बात करूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद कि क्या दामाद को ससुराल कम कम आना चाहिए। हमारे यहाँ का स्पेशली पाकिस्तानी ये जो साउथ एशिया का माइंडसेट है ये यही बना हुआ है हमेशा से कि दामाद को कम कम आना चाहिए। क्या वजह है और क्या साइकोलॉजिकली इसकी क्या इम्पैक्ट है। बिस्मिल्लाह है, लेकिन एक ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह एक डिफरेंट सा एक नज़ाकत वाला टॉपिक है, दामाद और सास के रिलेशन। कैसे किस तरह इस रिलेशन को लेके चलना चाहिए कि कामयाबी से ज़िंदगी गुजार सके। हम ब्रेक पे जाने से पहले ये लिंक देके गए थे, क्या दामाद को ससुराल कम कम आना चाहिए। आपने कहा था कि हाँ ऐसा है, थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, थोड़ा स्पेस होनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? कि अगर दामाद कंफर्टेबल है आने में तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जब उसे कहते हैं कि अब बेटा, वो दूसरा बेटा है, तो अगर वो आना चाहता है तो आए, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता तो उसके इस बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए। गिला नहीं करना चाहिए, ना बीवी को करना चाहिए ना ससुराल वालों को कि आप मेरे घर नहीं जाते। तो ये बाउंड्रीज हैं। कोई कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि हो सकता है उनके घर का ये एक तो होता है ना, शादियाँ भी बहुत डिफरेंट हम उसमें कर लेते हैं, डिफरेंट जो एथनिसिटी है उसमें कर लेते हैं, डिफरेंट खानदान में, कोई सिंधी है कोई पंजाबी, तो हर एक के अपने अपने रूल्स होते हैं ना। और अपनी ट्रेडिशंस मेरी बेटी की जो जब शादी हुई है ना, उससे पहले भी मुझे तो ना एक अजीब सी ना हैरत होती है, मेरा दामाद बनेगा, कैसे बनेगा, मैं कैसे लगूंगी सास बन के। तो एक ना अंदर से अजीब सी उनको, यार मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। सही ना, जवानी में बच्चे पैदा कर ले। आप भी जवान, आपके दामाद और बहुएं भी जवान। अच्छा है ना। अब मुझे समझ आया क्या मेरे कुछ वो मुझे बिल्कुल वो क्या ना बहनोई वाला कि हाँ मेरी बहन का शौहर है ये, तो उनको वाला सीन है मुझसे। वो एज डिफरेंस जब कम होता है ना, और फितरतन भी कुछ सासें जो हैं वो थोड़ी सी फन लविंग, फितरतन कुछ बहुत चुप रहने वाली इंट्रोवर्ट होती हैं, तो वो डिपेंड करता है ना। मैं तो फुल चल रहती हूँ। अच्छा, हमारा सवाल ये है, आपने जैसे कहा कि हाँ कम कम आना चाहिए, आप क्या कहते हो एज दामाद? देखो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, केस टू केस होता है। केस टू केस होता है। कम नहीं, कम चलो आए, इज्जत से आए, लेकिन अगर वो किसी मजबूरन या वैसे नहीं आ रहा आयशा के साथ, तो मुझे मुंह नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाइक सही है, नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी, उसने भी अपने दोस्तों में जाना होगा। अगर माएं बेटियों को बोलेंगी नहीं यार गलत बात है, गलत बात है, ये तो आना तो चाहिए था, तो वो बीवी के दिमाग में वो चीज नहीं, वो बात बैठ जाती है और फिर वहाँ पंगा होता है घर जाके। अक्सर तो ये भी होता है कि शादी के बाद ये ट्रेडिशन भी है कि दामाद साथ आएगा बहू के। अब अगर उस फैमिली की ट्रेडिशन नहीं है तो इस पे सास को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या कॉल नहीं करनी चाहिए, शिकवा नहीं करना चाहिए कि हमारे यहाँ का तो ये ट्रेडिशन है। तो मेल डोमिनेंसी है, बहू को ससुराल में जाना है, जो ससुराल की ट्रेडिशन से अगर आप उसमें एडजस्ट कर जाएंगे तो जिंदगी बहुत सुकून से। अच्छा, अब मैं एज दामाद आप दोनों से पूछूंगी, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर, बिल्कुल सबके अपने, तो आप क्या कहते हो? देखिए, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर कोई नहीं, मैं आने जाने की बात कर रही हूं अभी। अगर तो कोई ऑक्यूपाइड है और नहीं आ पा रहा जेन्युइन रीजंस की वजह से, तो उस पर माइंड नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सालों साल, ऐसे भी केसेस हैं कि महीनों गुजर जाते हैं और दामाद अपने ससुराल नहीं जाते, तो ये भी गलत है। मतलब आपने कहीं ना कहीं टाइम जहाँ ज़रूरी है
फॉर एग्जाम्पल साली का रिश्ता तय हो रहा है और अगर आपको ये जिम्मेदारी दी है अगर हाँ वहाँ से आपको कि कहा जाए कि तुम आप बड़े आगे हो, बैठे हैं बड़े, यस, हाँ, फिर तो तुम आपको बड़े हो जाना तो बिल्कुल अगर जाना उनको कहा गया है तो आपको लगता है कि उनको प्रेजेंट उसको भी होना तो है। रिस्पेक्ट बिल्कुल दे जाना रहे हैं ना चाहिए। आप उसको एक होल्ड दे रहे हैं, हाँ तो उसको जाना चाहिए, खुशी खुशी जाना चाहिए, यही नहीं कि नाक मुंह चढ़ा लेकिन ले। उसमें भी मैटर करता है ना कि सामने वाला इज्जत ले रहा है कि नहीं ले रहा। हाँ। काफी दफा आप कहते हैं कि यार आपको हम ये इज्जत दे रहे हैं कि आप आए हमारे घर के फैसलों में शामिल हो, अब सामने वाले के कॉलर इतने घड़े में कह रहे नहीं मुझे नहीं आना, ये भी गलत है। फिर नहीं बुलाना चाहिए। हाँ, फिर अगर नहीं वो बुलाना नहीं आ रहा है तो हाँ, ये फिर नहीं बुलाना चाहिए। एक्सेप्ट कर ले। हाँ अगर कोई इतना ही अकड़ा हुआ है तो तुम साइड महीने में कितनी दफा जाते हो ससुराल? मेरे ये तो हर वक्त दो वही 3 चक्कर लगते हैं। नहीं मेरा ससुराल दूर है भाई। 2-3 चक्कर लगते हैं। तो महीने करीब में। में होता तो फिर समझ में आता, लेकिन हाँ 2-3 चक्कर लगते हैं महीने में। अच्छा फैजान, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है? मेरे केस टू मैं अपने केस का बता सकता हूँ कि मैं बहुत फ्रीक्वेंट जाता हूँ और मेरी उनसे इतनी दोस्ती है कि मैं ऐसी मस्ती में कॉल करके बोलता हूँ क्या बनाया आपने मुझे बताएं, तो कहती बस तुम बताओ तुम्हें खाना क्या और जितनी देर में तुम आओगे मैं बना दूंगी। ऐसे मैं मेरा उनसे बहुत वो है और मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्ट लेवल की भी बात है। बहुत कंफर्टेबल है मेरा। और मेरा अच्छी बात ये मेरे लिए मेरी खुशनसीबी है कि मुझे अपने ससुराल में जाने के लिए माहम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ ये तो बहुत प्यारी ऐसा बात है। बहुत दफ़ा हुआ है कि माहम सेट पे है और मैं हादिया वहाँ पर है तो मैं सरप्राइज देने ऐसे ही चला गया, कुछ मैं ले हादिया गया आपकी बेटी उधर है। या हादिया अगर नानों के पास है हाँ। तो मैं ऐसे ही चला गया बगैर बताए। तो मुझे नहीं पूछना पड़ता कि कोई घर पे है तो मुझे रिसीव करेगा नहीं करेगा। और जो दावतें होती हैं जो मेरी ननियाल में या मेरे ससुराल में सॉरी दावतें होती हैं, मैं आई मेक श्योर कि मैं हूँ, क्योंकि मैं उसको अपना फ़र्ज समझता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे बेटा बनाया है तो मैं, और उसकी वजह से मेरा साला मुझसे नाराज़ होता है कि? यार क्योंकि वो ज़रा मूडी अपने ना हर चीज़ में नहीं जाता, उसका अपनी अम्मा से अलग अलग रिलेशनशिप है। कहते हैं यार आप हर चीज़ में आ जाते हैं फरहान भाई, आपकी से मुझे जवाब देना पड़ता है, मुझे दोस्तों में जाना होता है, मुझे ये करना होता है। भाई यार अब तो तुम्हारा ऑब्वियसली अब वो अपने ससुराल में बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो यू नो वही वाली बात है कि आपने अपना रिलेशनशिप कैसा बनाया हुआ है। और मेरी सास इतनी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे काम को समझती हैं कि अगर मैं किसी वजह से बहुत शाज़ो नादिर होता है कि मैं नहीं जाऊँ, लेट चला जाता हूँ, मैनेज करके चला जाता हूँ कि मैं जाऊँ शक्ल दिखा के आ जाऊँ, बट आई मेक श्योर कि अगर उन्होंने कहा है तो आई एम ऑलवेज देयर, ऑलवेज। इंसान की ना पता है, मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद ये है, इंसान की फितरत होती है कि अगर आप उसके बहुत पीछे पड़ेंगे ना, सुने आपने चलना है, लाजमी अम्मी अब्बू ने बोला है आपको उस वक्त आना है, तो आप ना थोड़ा चिड़े होंगे कि जब आपके ऊपर कोई जिद हो जाता है इतना मुझे माहम को जिद हो जाता है। माहम को मुझे नहीं बोलना पड़ता। उसको पता है कि अम्मी ने बोला है तो फैजान जाएंगे। और जब मुझे आप problem इतना नहीं। ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, अच्छा नहीं चलो ओके ओके, मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसे Yes, किया है। so ऐसे ही है। और मजे की बात है कि अगर मैं नहीं जाना चाहूँ या मुझे नहीं जाना होता है जो भी, तो मैं अम्मी को डायरेक्ट बोलता हूँ। मुझे माम को नहीं बोलना पड़ता, सुनो अपनी अम्मी को बोल दो कि मैं यहाँ बिजी हूँ, झूठ नहीं बोलना पड़ता। अम्मी मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं कर रहा, एंड आई ट्राई टू मेक इट। और वो अंडरस्टैंड करती हैं, हाँ बेटा इट्स ओके, ईजी कर देती हैं। अगर टाइम मिले तो आ जाना, वरना इट्स ऑलराइट। तो इंसान की ये नेचर है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा बांध के रखेंगे तो उसको अपने आप को छुड़ाने का दिल चाहेगा। अगर आप उसको फ्री हैंड देंगे तो फिर वो अपना मन मौजी है, उसका मूड है तो आए ऐसे ही नहीं, है। है ना? हाँ, वो इंसान को लगता है ना उसे कंट्रोल कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही प्रेशराइज नहीं जो करें। स्पेस देना कहते हैं उसका बेसिकली मतलब यही यही है। है। हाँ। जी जी दामाद की भी हम कुछ सुनेंगे जी। अब्बास शाहबाज, सॉरी शाहबाज जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अपनी सास के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, अच्छा Issues हैं? issues बहुत हैं, ज़्यादा हाँ। इश्यूज़ हैं। यार क्या कर रहे एक तो मेरी सास हर वक्त बीमार रहती है, अच्छा वो एक जेन्युइन बीमार नहीं रहती, हाँ। वो बहाने वाला बीमार रहती है। अच्छा, अब बंदा कहीं हो, जॉब पे हो, कहीं दूसरी जगह गया नहीं हो, आपको कैसे पता चला कि वो हर वक्त मेरी बीवी की कॉल आती है कि मुझे अम्मी के पास जाना है, उनकी आज किडनी में दर्द है, तो आज दिल में दर्द हो गया। इतने ऑर्गन्स नहीं उनके जितना उनके पेन होता है। नहीं तो वो क्या पता अपनी बेटी से मिलने के बहाने जी, आप कह बिल्कुल रहे ऐसा ही हैं। है कि उनको दवाई से शिफा नहीं मिलती, उनको जब तक अपनी बेटी से बुराई ना कर ले मेरे घर वालों की, तब तक उनको शिफा नहीं मिलती, उनको बुराई से शिफा हैं? कहाँ कैमरास लगाए हुए हैं आपने जो आपको सारी बातें बताएं उनके घर में? क्योंकि जब उनकी बेटी वापस आती है हाँ। तो वो जब हमारे घर में होती है तो सारे काम ठीक चल रहे होते हैं, लेकिन जब वापस आती है तो उसकी आंखें सर पे और सर आसमान पे चढ़ा हुआ होता है कि अल्लाह, उसको ऐसा लगता है कि उसे मेरे घर की काम नहीं कर रही बल्कि पड़ोसियों के घर के भी काम इधर ही करती है। जबकि बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फैमिली में नहीं हुई, मेरी शादी बाहर हुई है और अरेंज हुई है। तो ये भी एक फैक्ट है कि मेरे घर में हालांकि मासी भी है, काम करती है, बहुत कम काम है, लेकिन उसकी अम्मी उसको इतना चढ़ा देती हैं कि उसको ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं मुझ पे। और एक और इशू ये है कि मेरी सास मुझे कहीं पर भी मेरी इज्जत नहीं करती, जैसे- ताने और तंज देना। एग्जाम्पल दें जैसे जरा। मैं किसी शादी में बैठा हूँ तो अपनी ही बेटी की भी इज्जत नहीं करती, उसको बोल देना ये तो तुमने उस दिन वाला ड्रेस पहना हुआ है, हाँ नया ड्रेस नहीं लिया,
और मुझे बोलना कि मेरी बेटी को खिला नहीं रहे, शादी से पहले तो ये इतनी मोटी थी, अच्छी खासी सेहतमंद थी, तुम तो उसको कुछ खिला ही नहीं रहे हो। तो इस तरीके से मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कभी दावत में हूँ, कभी शादी में हूँ, फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी। आपकी सास क्या फितरत थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या वो सबके साथ ऐसे करती हैं या सिर्फ आपके साथ? मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने बेटों के साथ या अपने बेटी के साथ, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली मेरे साथ ऐसा करती हैं। अच्छा। रिलेशन है आपका और मेरे घर वालों, बीवी के मुझे साथ? ऐसा लगता है उनको मेरे घर वालों से कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मेरी वालदा से कोई प्रॉब्लम है। शुरू में मैंने भी उनको अपनी माँ की तरह रखा, लेकिन जब मुझे पता लगा कि वो मेरी माँ के खिलाफ ऐसी बातें कर रही हैं, तो फिर मैंने आपको कैसे पता लगा? बीवी तो नहीं बताएंगी ना आपकी। ज़ाहिर है जब नहीं, देखिए अजम्पशंस भी बहुत हैं। कैसे पता लगा? हाँ, वही वाली कैमरा थोड़ी है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब बीवी घर में क्या आपकी अम्मी ने आपको ये बताया कि इसकी अम्मी ने इसको बोला होगा? अच्छा, मुझे खाली बता दें, जब आपको पता लगा आपने क्या किया? जब मुझे पता, ज़ाहिर है जब मुझे पता लगा तो मैं स्ट्रिक्ट हो गया, मैंने जाना कम कर दिया, अपनी बीवी को भी रोकना शुरू कर दिया। के बारे में पता लगा तो आप बेटी के साथ स्ट्रिक्ट हो गए? अपनी शायद मैं अपनी बीवी, मेरी बीवी हर वक्त कहती है कि मुझे लेकर जाओ, उसकी वजह से मेरी 2 जॉब्स भी चली गई। तो अब मैंने उसको बोला वो मैं खुद नहीं जा सकती। मैंने बहाने कर, वही बात है ना कि दूर है तो अब अगर खुद भी भेज दो कि भाई तुम खुद चली जाओ या किसी भाई को बुला लो, तो इस पे भी बहुत बड़ा इशू है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम अपनी बेटियों को ये ट्रेन क्यों नहीं करते कि भाई उबर पकड़ो, रक्षा पकड़ो, यानी वो खुद चली जाओ यार। मतलब अच्छी हमारी बसें स्टार्ट हो गई हैं अब तो मुझे समझ नहीं आती है कि क्यों हमें किसी आदमी की ज़रूरत है, हमें लेने आओ। भाई इतनी दूर से नौकरियां करना, एक पूरे कुनबे को संभाल रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आती है कि क्यों हम अपनी बेटियों को सब ट्रेनिंग दे देते हैं। ये ट्रेनिंग क्यों नहीं? इतने सारे कंसर्न्स हैं, आपने कभी अपनी सास के सामने रखे, बताया आपने? मैंने अपनी सास के सामने तो कभी नहीं रखे। तो गलत है। आप अपनी बीवी को ये बार-बार बोलते सबसे रहे। बड़ा मसला यही है। आप उनको बिठा के आप उनको बताएं कि मुझे ये मसला हो रहा है, हमारा रिलेशनशिप जो उनसे वो खराब हो रहा है, बजाय इसके कि कोई बेटी भी माँ नहीं चाहेगी, सॉरी आप कथा करें माफ, कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर खराब। और अगर उनको ये पता लग जाए कि मेरी वजह से हो रहा है, आप बैठे बात करें उनसे, उनको बताएं जी मुझे ये कंसर्न्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है शायद इस बारे में कि ऐसा नहीं होता। ये आपकी अजम्पशन हो सकती है ना, इसमें बेहतर ये दिल की बात खोल के बता दो, अभी सुन रही होंगी, शायद हालात बेहतर हो जाए। इसलिए होती है कि इंसान के एक तो इस वक्त हालात ऐसे हैं, हर किसी के हालात सेम नहीं होते। हाँ, हो सकता है कि वो अपने घर में जब हो, बड़ी मशहूर कहावत है, ज़्यादा अच्छा खाती हो, ज़्यादा अच्छा पहनती हो। देखिए मशहूर कहावत है कि assumption is the mother of all goof ups। यस। तो assumption कभी ज़्यादा ना सोचे ना। और कभी कभार डायलॉग करने से बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। कम्युनिकेशन, बड़े से बड़े मसाइल डायलॉग से हल होते हैं। पॉलिटिकल मसाइल हल हो जाते हैं बड़े से भाई। बड़े मसाइल डायलॉग से हल होते हैं। बैठ के बात तो करें उनसे। आप देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपका और आपकी बीवी का रिश्ता खराब हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा खराब हो गया। क्योंकि आ रही है बिटरनेस आ रही है। बिटरनेस आ रही है, देयर इज नो एंड टू। जो आपको लग रहा है ना, जो आप अज्यूम किए जा रहे हैं चीजें कि ये सास ने कहा होगा, ये किया होगा, मेरी इज्जत नहीं अब वो करती। बेचारी अगर ये नहीं भी chain कहती आपके होगी तो बदनाम होगी। आपके एक सोच आती है ना, वो फिर एक पूरी एक चेन चलती है, वैसे वो हो ना हो हकीकत में। जैसे कुछ आप चीज़ें तो मेरे सामने हैं। जैसे आप अज्यूम कर रहे हैं ना, यही बेनिफिट ऑफ डाउट आप अपनी सास को भी तो देना। क्या पता वो भी आपके बारे में कुछ गलत अज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्लियर कर लें आप। और हो सकता है उन्हें आपकी तवज्जो की जरूरत हो, ये सारी बातें कह के वो आप चाह रही हो कि आप उनसे बात करें। अगर वो बीमार होती हैं और आपको लगता है जेन्युइन नहीं है, तो जो आप अपनी बीवी को रोकते हैं उधर जाने से, तो क्या पता भाई वो इसीलिए ऐसे करती हूँ क्योंकि अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं। जैसे आपकी अम्मी ने आपको पाला है सारी जिंदगी, तो जो बेटियों की माएँ हैं उन्होंने भी तो बल्कि ज़्यादा करीब होती हैं बेटियों से माएँ। हर दिल का हाल, दिल का बर्डन, सब कुछ वो अपनी बेटियों से निकालती हैं। सो अगर बेटी और माँ के जो सारी ज़िंदगी एक साथ रहें, आप बिल्कुल ही कता ताल्लुक कर देंगे और पाबंदियाँ लगाएंगे, तो हो सकता है मजबूर हो जाए वो झूठ बोलने। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं हर्ट जब होता हूँ जब वो कोई महफिल के दौरान ये बोलती है कि मेरी बेटी को तुम खिलाते नहीं हो, पहनाती। ये तो मेरे बोलो ना, सामने है डाइटिंग कर रही है। ये तो मेरी आंखों के सामने है। एक बात बताऊं, ये तो आप अक्सर चलते चलते आप कह देते ना मोटी हो गई तो हमारा खाते पीते घर से ताल्लुक है। कभी कभार मजाक होता है, कभी कभार मिजा भी होता है। आप बोलते ये हैं तो वही अदनान सिद्दीकी वाली मक्खी वाली बात को पकड़ लिया आपने। तो कभी कभार मजाक भी होता है। अगर वो आपको कह भी रही हो तो आप कहें अपनी बेटी से पूछिए कि खिलाता हूँ, यानी उसी महफिल में कहिए ना, अब अपनी बेटी से पूछिए, बताएंगी कि मैं कितना खिलाता हूँ उनको। बेसिकली आपके जो उसमें लग रहा है ना, वो कम्युनिकेशन गैप है, वो चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत सारी अजम्पशन बेस्ड चीज़ों को लेके आप चल रहे हैं। बच्चे हैं आपके?
फिर उसके बाद तो और भी मसाइल होंगे। बस बेटा आप इकलौते दामाद हैं वहाँ बच्चों के? से पहले ही नहीं, इन और सब भी हैं। चीज़ों और भी दामाद हैं और इसके सबके अलावा साथ यही हो रहा है। उनके साथ ज़्यादा इस बारे में डिस्कस तो नहीं हुई, लेकिन करो ना। एक्सप्रेशन से ऐसी लगता है कि वो देखो लेके नहीं अगर उनके जाते। साथ नहीं हो रहा, उनसे अगर करो उनके साथ नहीं हो रहा, discuss तो फिर मसला आज तो आपको घर नहीं पहुंचो आते। फिर फिर पता चलेगा बिल्कुल नहीं केस कहाँ से खराब हो रहा है। अगर असल उनके में- साथ नहीं हो रहा तो फिर अपना असल आपको में मैं ठीक करो। सबसे छोटा हूँ ना, तो उनकी बेटी भी सबसे छोटी है। छोटा लाडला छोटे होता है तो लाडले दामाद। होते हैं। लाडले होते हैं। सुसर मेरे उसमें भाई, लग रहा है सुसर है जिंदगी आपके? assumption पे गुजार दी है। सुसर नहीं है? है। सुसर नहीं है। अच्छा, कभी आपने अपनी वाइफ से बैठ के ये सारी बातें कम्युनिकेट हर की? वक्त ही ताने देते अब वो होगे। जो खाने का है, यानी उनको कैसे, ये तो आप कह रहे हैं ना कि कह देती हैं, कभी आपने ठीक है सास से बात नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा डिफरेंस है बीच में, लेकिन क्या आप वाइफ से ये कम्युनिकेट किया कि वो ऐसा क्यों कहती हैं या यहाँ की बात वो वहाँ लेके जाती हैं? यानी आप अपनी बाउंड्री सेट करें कि इस घर की कोई बात वहाँ नहीं जाएगी, इसी तरह ससुराल की कोई बात इस घर में नहीं आएगी। ऐसा हो नहीं सकता। और ये बेटी के साथ practical तो नहीं है। माइंड लेकिन शेयर ये करती है ना practical चीज़ें। ये प्रैक्टिकल नहीं है जब तक लड़की खुद मैच्योर नहीं होगी ना। नहीं, इसलिए कहा कि बीवी से बात कीजिए। जे चाहे आप कितना भी कह लेंगे, लड़की जब लड़कियां जब मैच्योर हो जाती हैं, उनको जब समझ आ जाता है, तब तक सब कुछ बिगड़ चुका होता है। हाँ ऐसा ये और है, ऐसा लेकिन हो अगर रहा आप है। ऑन एंड ऑफ अगर देखें ना, अगर हमें क्लियरली अगर हस्बैंड वाइफ को बता दे कि ये वो चीज़ें हैं जो मेरे लिए जो है वो मुझे नहीं पसंद है, कि अगर तुम करोगी तो इससे रिलेशनशिप इफेक्ट होगा। या तो- सिमिलरली आप उन्हें ये बताएं कि व्हाट यू डिसलाइक, हाँ। वो मुझे बता दो एंड आई विल टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स कि मैं ये चीज़ें नहीं करूंगा, क्योंकि ये टू वे रिलेशनशिप है ना। जब सिर्फ आप डिक्टेट करते हो कि मुझे ये पसंद नहीं है तो तुमने ये चीज़ें नहीं करनी, तो वाइफ उसमें फिर जैसे भी हमने बात की ना, उसे लगता है आप कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ। वो शायद इतना कंप्लाई नहीं करती है। लेकिन अगर आप उससे भी ये पूछते हैं ना कि मैं भी कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें जो तुम्हें अच्छी लगती ये हैं मैं बहुत करूं, प्यारी बात इन्होंने कही और जो है। नहीं लगती मैं ना बहुत करूं, प्यारी बात। तो जब फिर वो एक इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो इंटरेक्शन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप क्या और बात करेंगे, मैं करने क्या का तरीका करूंगा। भी होता है ना, बिल्कुल। कि आप किस तरह अपनी बीवी को कम्युनिकेट करें कि तुम घर की बातें नहीं अम्मी को बताओ। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी अपनी अम्मी से कोई हमारे आपस की बातें डिस्कस नहीं जिससे करूँगा। आपका रिलेशन खराब हो रहा हो। भाई 2 कदम आप बढ़ाएं 2 कदम वो बढ़ाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल ऐसी कोशिश करूँगा, और अब मैं अपनी सास से भी बात करने की कोशिश करूँगा। फिर आप देखिएगा, आपकी देखें घर में आप आएंगे थके हारे ऑफिस से और अपनी बीवी का ऐसा चेहरा देखेंगे कि वो एक लड़ाई झगड़े के बाद तो आपकी खुद अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। और बीवी की ना अक्सर, अगर आप जैसे आपके घर में फैमिली भी रहती है, बिकॉज आपकी फैमिली आपकी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है अगर शरन देखा जाए, Yes. लेकिन अगर अखलाकन वो आपकी फैमिली की टेक केयर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। उसका एक अलग है कि वो उसका सवाब भी उसका है। एक अलग अगर वो सवाब है। करती है तो ये उस पे है, वो बाउंड नहीं है। तो आप उसको एक्नॉलेज करें, उसकी तारीफ करें, आप खुद देखेंगे आपका रिलेशनशिप भी बेहतर होगा और आपके घर की चीज़ें जो है वो ससुराल में भी कम जाएंगी फिर। अखलाकत तो वो करती हैं, लेकिन जब वो अपने घर से वापस आती नहीं नहीं, हैं, आप उन्हें नहीं, अप्रिशिएट देखिए, करते हैं, उनका आप उन्हें फर्ज नहीं अप्रिशिएट है। करते सोच है। हैं, आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने मेरी फैमिली के लिए ये किया, मैं एक्नॉलेज, यानी ये आप डेली बेसिस पे या करेंगे। तो आज आप उन्हें तुमने ये अप्रिशिएट ही किया। नहीं कर रहे, हाँ, आपको लग रहा है कि ये उनका वो एक फर्ज है, thankless job उनको कर रही है, करना हाँ, ही ड्यूटी नहीं है है। ये। हाँ मैं अप्रिशिएट करता हूँ, शायद उस तरीके से नहीं करता हूँ, जताता ना हूँ, लेकिन मैं एक्सप्रेशंस तो देता हूँ अच्छे। लेकिन नहीं, हो सकता है verbally जो आप आप कह बोलिए। रहे हैं कम्युनिकेशन गैप है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि आजकल इंसान की जॉब भी इतनी टफ होती है हाँ, कि आपको वो टाइम ही नहीं उसके मिलता। अंदर ही बिजी हो जाता है। फिर एक और भी थोड़ा चीज़ है थोड़ा आप- एक और जुमले हैं जो मदर इन लॉज हैं, यानी कि अगर आपकी अम्मी या जो भी सासें हैं वो भी कह देती हैं कि हाँ हमने तो हमारा तो कुनबा इतना बड़ा था, हमने तो कितने कितने पूरे पूरे खाने पकाए हैं। जब वो ये कहती हैं हमने तो इतने बच्चे पैदा किए हैं, हम तो इतना काम करते थे, तो फिर लड़कों के दिमाग में आता है जब मेरी माँ कर सकती तो मेरी बीवी क्यों नहीं कर सकती। वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। बल्कि अगर उनके साथ भी ऐसा हुआ है तो गलत हो रहा था, गलत हो रहा था, वो तभी आज शख्स बोल पर रही हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं आज भी बात दिल में है, तभी तो वो जता रही है कि मैंने इतना किया था। हाँ, तो जरूरी तो नहीं है कि जरूरी उनके नहीं साथ कि उन्होंने गलत किया हुआ हो था, तो बिल्कुल। पूरी पीढ़ियों पूरी बिल्कुल। जनरेशंस के साथ गलत होता रहे। जनरेशन का गैप है और चेंज है, अब सब कुछ और चेंज हो एक चुका चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत उनके relationships साथ में- भी हुआ है, हम ये कहेंगे। आप ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, अगर उन्होंने बहुत मतलब हमें भी मिसालें दी जाती थी, यार हमारे तो इतने पेट होते थे, हमने इतने देश बनाए। मैंने ये सुना है अपने कानों से हाँ ऐसा है। कि हम तो भाई प्रेगनेंसी तक में हमने तब इतनी सोशल मेहनतें की मीडिया नहीं हैं। था ना, लोगों के पास और कोई काम ही नहीं। अवेयरनेस नहीं काम थी की बात नहीं है। देखिए, अगर जरूरी तो नहीं है उनके साथ ज्यादती हुई है तो आगे और लोगों के साथ ज्यादतियां होती रहें। वो तो वो वाली बात, काम तब भी थे और एक- और अब भी हैं। एक तब बहुत घरों में important- औरतें होती थी ना, हैं? इतनी अवेयरनेस नहीं थी ना तब। अब तो बच्चों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। अवेयरनेस हाँ। भी है और फिर सोशल मीडिया पे जो चीजें पोर्ट्रे की जाती है वो रियलिटी तो है नहीं ना। और दूसरा वो ऐसा बड़ी नहीं हो बड़ी सकता पिक्चर ना वहाँ कि जो दिखा सास के देते हैं। साथ अगर ऐसा कुछ बुरा हुआ तो वो बदला बहू के साथ लें। बहू का तो कसूर नहीं है ना भाई, अगर उनके साथ बुरा हुआ है तो
छोटा सा और ब्रेक एक ले रहे हैं। रिलेशन, अच्छा हाँ, ठीक है, sorry। मैं जी, बोलिए, रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कभी अपनी वाइफ से पूछा कि अगर वो कुछ आपके लिए करती है तो आप उसे एक्नॉलेज करना चाहते हैं या अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो वो राइट तरीका क्या है, उसे क्या अच्छा लगेगा, आप कैसे उसे अप्रिशिएट करेंगे? वो वर्बल अप्रिसिएशन है, आप उसके लिए कोई छोटा सा तोहफा ले आएँ, या आप जो उसे एक हग कर लें, ठीक है, या आप उसे कहीं बाहर खाने के लिए ले जाएं। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये ये हमारे कहूंगी, रिलेशन, लड़के ये सोचते हैं कि मेरी बीवियों का दिमाग खराब हो जाएगा। हम उन्हें सर पे चढ़ा लेंगे अगर ये करें। पता नहीं कौन है भाई, आओ जरा जरा ट्यूशन दे तुम्हें। ये मैं आपको सच जनरली बता रही हूँ, लड़कों को ये होता है कि अगर ज्यादा कह दिया तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, ये चढ़ जाएंगी चने के झाड़। घर का माहौल और अच्छा होता है भाई। ये फिल्मी बातें हैं, ड्रामों की बातें। एक ब्रेक के बाद रियल बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ सबके अपने अपने परसेप्शन हैं, सबके अपने अपने तजुर्बे हैं, और जाहिर है हर किसी की ज़िंदगी में जो भी कोई एक फ़िक्स फार्मूला नहीं है कि इस रिलेशनशिप को ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। किसी के दरमियान कम एक दूसरे से मुलाकात रखना बेहतर होता है, किसी के दरमियान ज़रूरी होता है ज़्यादा एक दूसरे से मिलना जुलना। सो वो वैरी करता है। आपके रिलेशनशिप किस तरह का है वो आप इन सब की बातें सुनकर जायज़ा ले सकते हैं और फिर उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। सो जी, हम किससे बात करें? हम फरीहा, अब सास के दिल की भड़ास। जी बिल्कुल। जी फरीहा। मेरे वैसे तो काफ़ी इश्यूज़ हैं मेरे दामाद के साथ, लेकिन जो मेन इशू है मेरा, हाँ। वो सबसे अहम ये है कि वो जब बच्चे मेरे यहाँ आते हैं, हाँ। थोड़े भी दिन के लिए आते हैं, तो उनका ये होता है कि बच्चे वापस जाएंगे तो उनको देखेंगे। जैसे कि एक दफ़ा मेरा नवासी जो है वो आई घर पे, बेटी साथ में बच्चों के, तो बच्ची गिर गई और उसके बैट साइड लग गई, खराश आ गई। तो जब वो वापस गई तो 2 महीने तक उसको बाउंड कर दिया कि वो नहीं जाएंगे नानी क्या। अल्लाह। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ दे बात थी। तो अब हम इतने कॉन्शियस होते हैं अकॉर्डिंग टू बच्चे के, नहीं भाई बच्चों को बहुत ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। अगर हमारे घर से सही आए और हमारे आके उनको उल्टी हो गई या बुखार हो गया तो ये भी ताना बच्ची को मिलता है। हम मेरी स्पेशली कि वहाँ गए थे तो ये करके ले आए तुम। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत तकलीफ़ देती है कि हम लोग तो बच्चों को अपने आप से ज़्यादा, और ये तो वो कहते हैं ना गन्ने से ज़्यादा गंडेरी प्यारी होती है आपको। तो हम लोग बच्चों को अपने से ज़्यादा प्यार भी करते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं। लेकिन बच्चा ही है, हो ही जाता है कहीं खेलने कूदने में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बस ये चीज़ मुझे थोड़ी उनकी एक इरिटेटिंग भी लगती है और तकलीफ़ का बाइस भी बनती है कि जाहिर है 2-2 महीने वो बाउंड कर देते हैं, नहीं अब नहीं जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना ज़ाहिर है बच्ची को। तो वो रो रो के उस मसले पे इतनी बहस हो गई थी कि 2 महीने तक तो आने नहीं दिया। फिर बच्ची ने रो रो के मुझे कहा मम्मा आप आएँ तो बात करें। बहुत मुश्किल हो गया था हम सब के लिए। एक जिस तरह से आप कहते हैं ना एग्जॉस्ट फैन होता है ना, तो माँ बाप का घर एक लड़की के लिए एग्जॉस्ट फैन का काम करता है। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरी नई शादी हुई थी तो जगह आप सेट नहीं हो रहे होते, जब आप ससुराल में रह रहे होते हैं और सो रहे होते हैं तो आपको एकदम, कहीं आप होटल में भी स्टे करते हैं, आपको नींद नहीं आती। और जब मैं अपनी अम्मी के घर जाती थी, अम्मी कहती थी क्या जब आई हो सोती रहती हूँ। मैंने कहा वो मुझे ज़ाहिर है आदत है यहाँ सारी ज़िंदगी सोने की, तो जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे वही फील आता है। और मैं बहुत दफ़ा रातों को जाग कर उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है। तो यहाँ आके मुझे एग्जॉस्ट मिलता है, मुझे एक सुकून मिलता है। अम्मी कहती थी ऐसा लगता है भाई तुम तो सोने आई हो, कितनी शिकायतें मुझे करती हैं। सो ये एक लड़की के लिए उसका जो मैका है वो एक सुकून का काम करता है चाहे, और फिर कुछ अरसे बाद वो अपने मैके ही नहीं जा रही होती क्योंकि उसको अपने ससुराल में रहने की आदत हो जाती है। तो अम्मी कह रही होती कब आओगी, क्या है, क्योंकि उसको बच्चों का बैग उठा के और पूरा ताल तबेड़ा लेके मैके जाना पड़ता है। सो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ जो आपने पहली बात कही है ना, देखिए उसमें अगर वो बेटी आके सो रही है, आपने बिल्कुल कहा कि वो सुकून की जगह होती है। मसला वहाँ पे होता है जब सास इस चीज़ को जताती है ससुराल वालों के सामने कि ये तो ये आके हमारे पास सोती रहती है, तो ये आके नींद पूरी करती है, ये आके सोती है। अक्सर होता है ये, वहाँ से मसला शुरू होता है कि ससुराल वालों को ये इंप्रेशन मिलता है कि इसका मतलब है कि या तो हम इसे सोने नहीं देते या हम इसे बहुत काम कराते हैं, नींद पूरी नहीं होती है।
तो ये अगर आपके यहाँ आके सो रही है तो इसको सीक्रेट ही रखें आप, ये ससुराल को मत जताएं, या यानी हो सकता आप जता भी नहीं रहे, आपने एक नॉर्मल बात कही है, लेकिन क्योंकि सेंसिटिव मेरी मदर कहती थी, मेरी सास नहीं, मैं कह रही हूँ प्रॉब्लम आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बिल्कुल वो सुकून की जगह है। तो अगर बेटी ऐसा कर रही है तो माँ को ये बात ना उस बेटी के ससुराल वालों के सामने नहीं करनी चाहिए, पर उनको ये लगता है कि शायद हम बेटी को परेशान अब करते हैं। ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में सिस्टम, नहीं जताती हैं सासें, वो तो कहती अक्सर कर देती हैं, कर देती, अक्सर जता भी देती हैं और वो भी कर देती हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात कहूँ, मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह उसके घर में 2 कुक हैं। मैं उसकी नेचर, ये हर लड़की की नेचर होती है। हम भी अपनी माँ के घर जाते थे, फलान चीज़ बना दें, जो वो मज़े का लगता है, अपने घर में नहीं मज़े का लगता था। तो अब अगर सोचें उसी बेटी को पाबंदी लगा दी जाए क्योंकि उसके बच्चे गिर रहे हैं, माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। सो अब माँ साथ है और वो मैके गई है और बच्चों को कुछ हो जाता है और उस पर पाबंदी लगा दी जाए कि 2 महीने एक ही शहर में रहते हुए, करीब करीब रहते हुए आप नहीं मिल सकते। अच्छा, अब इस तो पे क्या जैसे गुजरेगी बेटी एक आध दफ़ा तो अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो वो तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है ना तो कुछ पेरेंट जो फादर्स होते हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं टुवर्ड्स। अगर यहाँ थोड़ा सा इतने हो गए वो बात आपके को डर लगता है कि बच्चा लेकिन जरा सा भी इधर होता है तो उनके कहने का मकसद ये है कि हर दफा ऐसा अगर हर दफ़ा ऐसा हो जाता है ना, तो अगर आप इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखें तो बाप जो होता है वो अपने बच्चों के लिए जो है वो प्रोटेक्टिव होता है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहा होता है। लेकिन बच्चे जब नानी के यहाँ जा रहे हैं तो जाके ऐसे अगर बीमार हो रहे हैं ना, तो ये फादर का एक प्रोटेक्टिव एटीट्यूड भी है। ये मैं एक एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ कुछ बाप ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं ना कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि देखो तुम्हारे माँ बाप के यहाँ जाके हो गए। तो ऐसे सूरत में बेहतर ये है कि जैसे आपने इंटरवेन किया, आप अपने दामाद से जाके बात की, अगर वो आपकी बात भी नहीं सुन रहा तो आप उसके फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि 2 महीने के लिए बेटी को बाउंड कर देना, क्योंकि बच्चा है वो किसी भी वक्त कहीं पे भी जाके बीमार हो सकता है। बच्चे के लिए भी सही नहीं है, उसके भी पड़ा ना मुझे, जब बच्ची इतना ज़्यादा वो नहीं आ पा रही थी फिर मुझे मजबूरन जाके ही उनसे बात करनी पड़ी सास के लेकिन साथ, उन्होंने उनकी बात मानी ससुर के आपकी? साथ। आपने क्या उन्हें कम्युनिकेट किया, किस तरह से किया उन्होंने आपकी मैंने बात? उन्हें समझाया, मैंने कहा देखिए बच्चा है, मतलब वो बेटी मेरे साथ किचन में आके खड़ी हो गई, मैं बातें कर रहे थे हम लोग, ज़रा सा नज़र बची और वो बच्ची बेड से उतरते हुए स्लिप हो गई। तो ये इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, आप थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। बच्चा है, 1.5 साल की बच्ची है, वो अगर स्लिप हो गई और वो भी मतलब हस्बैंड बैठे हुए थे मेरे, उनके साथ वो बैठी हुई थी और वो इतनी जल्दी बच्चे क्रॉलिंग करते हैं तो वो उतरने के चक्कर में ना एकदम से उतर गई। हाँ, पकड़ते गिरी। अब इसमें थोड़ा सा बेसिकली फादर्स का यही होता है कि जो मम्मा के यहाँ जाके बेपरवाह हो जाती हो या दूसरी चीज़ों में लग जाती हो, बातों में लग जाती हो, बाहर शॉपिंग पे निकल जाते हैं। बच्चा देखे अपेरेंटली तो देखे 1.5 साल का बच्चा है वो गिर गया, लेकिन ये एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, आप जो कह रही हैं कि आप इस तरह ना मतलब हाँक नहीं सकते। नहीं। आपने जैसे शादी की है वो आपका बाप या कोई टीचर नहीं है, आपका पार्टनर है। आप उसको ऐसे नहीं कर सकते तुम्हारी वजह से मेरी बेटी। हाँ नहीं, आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते आप लेकिन प्रोटेक्टिव, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है होता कि आप उसके ऊपर हुक्म जताएं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी गिर गई। उसकी भी बेटी है यार, उसने पैदा किया है, उसकी बॉडी से निकली है, उसने तकलीफें उठाई हैं, उसने दर्द उठाए हैं। माएँ अपनी नौकरी, अपना करियर, अपनी नींद सब कुछ छोड़ देती हैं। कैसे कोई बाप अपनी बीवी से इस तरह कह सकता देखिए, है अगर जो उसकी माँ है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ माओं को भी देखोगे ना तो उनकी लापरवाह होती है। लेकिन वो देखिए, अगर उनकी लापरवाह है नेचर, और अगर वो अपने लिए भी लापरवाह है, उनकी फितरती लापरवाह, वो फितरत लापरवाह होती है। लेकिन बच्चों के मामले में हम लापरवाही नहीं बरत सकते ना। अब जैसे इन्होंने कहा कि 1.5 साल की बच्ची है, गिर गई है, उस बच्ची को इससे बड़ी इंजरी भी तो आ सकती थी ना। तो अगर ये नहीं देखें, आप ये भी देखें, लेकिन पहले देखिए मैं आपकी बात काट रही, इतनी छोटी एज के बच्चे 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, मेरे बच्चों को भी चोटें लगती थी, किसी के यहाँ हर रोज ब्लड निकल रहा। हर सास को अपनी बहू, हर सास को, ये मैं आपको बता रही हूँ, हर सास को अपनी बहू लापरवाह लगेगी और जब सास को लगेगी तो उसके बेटे के दिमाग में भी यही बीज बोया जाएगा कि तुम्हारी बीवी लापरवाह है। देखिए ये बात आप वो इतना तेल इस्तेमाल कर लेती है, कढ़ाई के अंदर खर्च हो जाता है महीना खत्म होने से पहले। अगर देखें ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बहुत पहाड़ बन जाती हैं। पहाड़ बन जाती है अगर इसमें। मेरा आपसे एक सवाल है, ये आपको 2 महीने क्यों लगे ये करने? 2 महीने यूँ लगे कि हम उनको समझाते रहे। मैं उनसे फ़ोन पे बात करती हूँ, मैं अपने दामाद से बात करती हूँ। उनके पास जाने में 2 महीने क्यों लगे?
उनके पास जाने में 2 महीने यूँ लगे कि मेरे हस्बैंड इस बात पे वो थे कि हमारी मतलब गलती नहीं है। एग्जैक्टली वो ये तो बात कम्युनिकेशन पहले भी हो सकती थी, इनके कहने का मकसद ये कि जब आपके हस्बैंड भी आपको ये कह रहे हैं और आपका भी यही मानना है कि वो बच्ची, उस बच्ची को वहाँ भी चोट लग सकती थी, अल्लाह ना करे। वो यही ठीक है कहते ना? हैं कि भाई तो बच्चा अगर है मैं वहाँ भी लग यही आपसे सकती कह रहा हूँ कि तो थी। जी, ये बात आगे पहुँचाने में 2 महीने क्यों लगे? 2 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। बस वो उन्होंने ये तो 2 हफ्ते में जाना मतलब चाहिए था। हम यही सोचते रहे कि शायद वो कहीं नरमी दिखा दें हमारी बातों से। हम बात उनसे मुसलसल फोन पे कर रहे थे, उनको- कह रही है। उनसे जा- बात गए करके नहीं उनको थे, फोन पे समझाने की communicate। कोशिश कर रहे थे कि बेटा ये चीज़ तो बच्चे के साथ आपके घर में लग जाएगी, बिल्कुल हो क्या सकता है। करेंगे बेटियां- आप? भी लग सकती है। बेटियां जो है ना बेची थोड़ी होती है यार। अल्लाह ना करे। बेटियां अब जो है ये ये वाला रवैया तो वो है कि बेटी दे दी तो बस मर के निकलना। निदा, इसमें हमारे देखिए, मजहब की लाइन नहीं है ये कि आप ये बेटियां देखिए, मर के निकले। एक बात जो अभी आपने कही है ना, देखिए वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन जो बच्चा है वो माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है। हाँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके दामाद का जो बिहेवियर था वो सही था, वो बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर चेन ऑफ इंसिडेंट होती है ना, तो अगर फादर का प्रोटेक्टिव एटीट्यूड है तो कॉशियस होना पड़ता है। यानी अगर फादर, यानी आप ये भी तो देखें कि उस फादर ने क्यों नहीं जाने दिया। क्या वो बेटी को मिलने नहीं देना चाह रहा था, या उसका कंसर्न ये था कि बच्चे फिर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा अच्छा, चोट मुझे भी एक लगी, बात फिर आप- उन्होंने कहा वॉमिटिंग भी हो गई मुझे एक उसको। बात बताएं, अगर कोई माँ अगर है ही ऐसी गैर जिम्मेदार तो वो तो फिर वहाँ पे भी गैर जिम्मेदार होगी हर ना। जगह ही होगी ना। वो तो फिर उसकी नेचर है, वो मैके जाके गैर जिम्मेदार नहीं होगी, वो ससुराल में भी गैर मैं जिम्मेदार उसकी गैर जिम्मेदारी की बात नहीं कर रही, मैं उनके दामाद के एक्शन की बात कर रही हूँ, जो उसका बिहेवियर है कि उसने नहीं जाने दिया। यानी इनको भी इसको समझाने में टाइम लगा कि क्यों नहीं जाने दे रहा। क्या वो बेटी पे पाबंदी लगाना चाह रहे हैं कि तुम जाके नहीं मिल सकती? क्या वो नहीं चाहता कि बच्चे उस घर में नहीं जाएं, या उसका कंसर्न ये है कि वो बच्चे बीमार ना हो जाएं? अब इस पे बात करनी चाहिए, जैसे अब यहाँ पे होना चाहिए था ना, कि बजाय इसके कि हम दिल भी ख़राब करें, जैसे उन्होंने कहा कि हमारी गलती नहीं है। गलती नहीं थी आपकी, ठीक है, बिल्कुल वो बच्चे इंसिडेंटली बीमार हो गए, लेकिन और बार बार होते जा रहे हैं। यानी एक दफ़ा वॉमिटिंग हो गई, एक दफ़ा बच्चा गिर गया। मैंने बताया कि ये एक इंसिडेंट के बाद तो हमने खुद ही इतनी केयर शुरू कर दी थी कि कभी हमने बच्चे को अगर थोड़ा फ्लू वगैरह भी होता था तो मैं ऑलरेडी बोलती थी बेटा अभी मत आना, अभी मत आना। तुम्हारे बच्चे बेहतर हो जाएं, जब तुम्हें लगे तबीयत ठीक है तब आओ, वरना ये होगा कि वहाँ और जाने यही- के बाद यही नहीं थोड़ा करना। और इसमें आपको ये नहीं, जो वो उन्होंने लेकिन सवाल आप किया ना इतना कि ज़्यादा 2 महीने क्यों महीने लगे। मैं बर्दाश्त कर चुकी, True. क्योंकि फिर उसमें बेटी को भी नहीं आने दिया जा रहा था ना। अपने बच्चों के चक्कर में आप मेरी भी बेटी को, या तो ये कि अल्लाह, आप बहुत डिफिकल्ट है ये तो ये चीज। चीज़ देखिए, मेरे लिए बहुत तकलीफ देती इसमें है ना ना। पर्सपेक्टिव का बड़ा फ़र्क होता है, नज़रिया जो है ना बड़ा मैटर करता है इसमें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लोग नज़र बदल लेते हैं, नज़रिया नहीं बदलते अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ वेरी बैड। यही जो कम्युनिकेशन गैप जो मैं उनको भी समझा रहा था, ये जो आपने 2 महीने लगाए ना, ये आपको नहीं लगाने। लगाने, ये बात आपको आगे पहुंचानी पड़ेगी। आप मेरी कि- बात को बेटे ये बात समझे ना कि देखिए, मैं हस्बैंड और दामाद दो जी। के बीच में फंसी हुई थी। मुझे दोनों को कायल करना था एक सर्टेन लाइन पे लाने के लिए। आप जब उनके पास गई तो अपने मियाँ को लेकर गई थी, जाहिर है मियाँ उनका जाने नहीं दे रहे मतलब थे। फिर पहले तो ये इशू इतना सा था ना, तो कि अकेले बच्ची क्यों नहीं गिर गई? दैट्स द पॉइंट। वो कह रही है 2 आदमियों की ईगो में वो फंस गई। वो फंस गई थी कि मियाँ जो कह रहे हैं हमारी गलती नहीं है। अब ये देखें, ईगो का मसला तो यहाँ पे भी आया है ना, कि इसमें गलती की तो कोई बात नहीं है, एक इंसिडेंट हो गया, आप चले जाते हैं, आप जाके दामाद से बात कर लेते, उनकी मदर को बिठा देते, क्योंकि वो आप अपनी बेटी की बड़ी हैं, वो उनकी बड़ी हैं। तो अगर आप बैठ के इसे सॉर्ट आउट कर लेते तो ये इतनी बात ना तो 2 महीने आप तकलीफ में रहती, ठीक है। हस्बैंड भी शायद आपसे थोड़ी देर को नाराज़ होते हैं। मुझे नहीं मालूम आपके घर के डायनेमिक्स क्या हैं, कि आप अपनी हस्बैंड की परमिशन के बगैर अगर घर से भी बाहर नहीं निकल रही हैं नहीं, या कोई एक्शन भी नहीं ले रही हैं, तो फिर तो एक अलग बात है। ऑब्वियसली फिर तो झगड़ा नहीं डालना, फिर तो आप हस्बैंड को ही फॉलो करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये आपकी भी बेटी है ना, हस्बैंड की भी बेटी थी, तो इसमें आप ये खुद ले सकती मैं थी आपको स्टेप। वही बता रही हूँ कि जो मेरे हस्बैंड है, वो बेटी मेरी सबसे बड़ी है, तो उससे इतना अटैच है कि बहुत ज़्यादा। इवन हर टाइम जब वो आती है और जब वो जाती है, वो गले मिलके उसे जब आती है तो ऐसे लग के रोते हैं कि जैसे बस ये पहली बार आई है। उनको ये समझाएं कि बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है, बेटी के लिए भी, और इतना ज़्यादा करते हैं, और वाकई बहुत सारे इमोशनल फादर्स होते हैं, लेकिन बेटी के लिए बड़ा एडजस्ट होना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको बार बार वो रोता चेहरा, फिर वो उतनी कंफर्टेबल नहीं रह पाती ससुराल। बच्ची खैर माशाल्लाह ये बात नहीं है, ओवरऑल हर तरह से अच्छी रहती है, लेकिन यहाँ जो मैं कह रही हूँ ना कि 2-3 चीज़ें तो जो जुल्म हो गया ना कि 2 और बाज़-औक़ात ऐसा भी पाबंदी होता लगा है। दी उस बाप के साथ, कितना बड़ा जुल्म है, जो जब बेटी आती है तो वो रो के गले लगाता है और जाती है तो रोता है।
लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें ना कि ईगो इतनी है कि बात भी नहीं करनी है। तो ये रिलेशनशिप्स में ये बात ईगोज फोन पे कंटिन्यू हो रही थी मेरी और उनकी, और एक बात याद husband ने रखिएगा, भी बात की उससे, बेटा कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं बड़ा हूँ कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बच्चे हैं, गिर जाते हैं, आप आओ, बच्चों को ऐसे मत रोको, देखो माँ भी परेशान है, मैं भी मिलना चाह पता रहा है ऐसी बातें फ़ोन पे नहीं करनी चाहिए। आप ये कोई भी कम्युनिकेशन इस तरह का इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, आप इन पर्सन यानी जाके सामने आमने सामने बैठ के बात ना कीजिए। मैसेजेस पे, ना मैसेजेस पे, ना फोन पे, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि पर्सन दूसरी तरफ में है, तो कुछ और ही इम्पैक्ट मैसेजेस का और अच्छा, इम्पैक्ट असल आता है, में फोन मसला पे भी ये बात। था कि मेरे जो हस्बैंड थे वो कह रहे थे कि पूरे घर को मतलब शामिल करना ज़रूरी नहीं है, मेरा और बच्चे का मतलब हम लोग का आपस का मैटर है, तो हम और बच्चे आपस में बात करके सुलझा लेते हैं, उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें बिला वजह, वो भी ज़हनी कभी कभार टेंशनों में पेरेंट्स आए। को इन्वॉल्व करने से बात बढ़ बढ़ जाती भी जाती है और बढ़ भी जाती बन भी जाती है। वो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसे हैं। वो आप सेकंड अगर स्टेप वो पे involve पॉजिटिव कर रहे हैं। हैं और अगर वो मैच्योर हैं तो वो अपने लेकिन बच्चों को चोट अपने तो आपको कहीं भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती और है। बाज़ ऐसी सूरत में ये भी होता है कि अगर जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, दूसरा पर्सन नहीं सुन रहा है ना, तो आई नो ये तकलीफ दे होता है, लेकिन बाजू का बार फ़ोन करना भी दूसरे शख्स को इरिटेट कर रहा होता है, या वही वाली बात है ना कि कुछ लोगों की नेचर ही ऐसी होती है कि उनको नेगेटिव अटेंशन चाहिए होती मैंने है। आपको बताया कि अगर वो उनकी नेगेटिव बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इरिटेटिंग है, लेकिन ये जो मेरा हाँ। सबसे मेन मुद्दा जो था वो ये था। अगर इसमें आप थोड़ा सा जो है, I'm सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अगर आप उनको कुछ दिन फ़ोन ना करती तो शायद कि वो उनको भी सोचने का मौका मिलता। बाज़ ये होता है कि जब हम एक फ़ोन कॉल करते हैं तो जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं या जिनको यानी कंट्रोल में रखनी होती हैं चीज़ें, तो जब आप उन्हें बार बार याद दहानी कराते हैं या बार बार कह रहे होते हैं ना, तो वो उन्हें लग रहा होता है आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी बात को कंप्लाई नहीं करते हैं या उस पर सोचते नहीं हैं। तो ऐसे उसमें आप 1 हफ्ते का या 10 दिन का अगर गैप दे के फिर बात करती तो उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि दूसरे शख्स को सोचने का मौका मिलता है और शायद वो फिर आपकी बात पे रिफ्लेक्ट भी करता है कि हाँ नहीं वो मैं गलत कर रहा हूँ, या क्योंकि देखिए इंसान है बाय नेचर, तो हम प्योर ही होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे बिहेवियर से, जो अपब्रिंगिंग से हमने सीखा जाके है। इतनी हद तक टॉर्चर किया, तो जब जाहिर है आगे से बेटी का अगर फ़ोन आया है और वो रो रही है, तो थोड़ा तकलीफ़ तो इसी चीज़ की थी ना मुझे, कि मतलब आपको कोई भी बात थी, अगर आपको तकलीफ हुई, घर से लेके गए आप, ये घर मुझे जाने ये के बात बाद नहीं आप- समझ आती कि अगर बेटी का बच्चा गिरा है तो उसको भी तकलीफ हुई होगी, मगर उसको डांटा जा रहा है इतना, ये मुझे समझ नहीं आती कि माँ का क्या कसूर है यार। ये इंतहाई गलत है। जब माँ को भी खुद तकलीफ हुई है कि उसका बच्चा गिरा है या उसके बच्चे को चोट लगी है या कभी हॉस्पिटलाइज हो गया है, उसको ड्रिप चढ़ रही है कुछ, तो मतलब लाइक ये बेयर करना एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि माँ को लान तान किया जा रहा है, सब आके कह रहे हैं तुम्हारे बच्चे को बीमार हो गया, बुखार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, पहले ही वो इतनी टूटी हुई है और सब उसी को लान तान कर रहे हैं कि तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा वो है, मतलब लाइक आप एक बंदे को मुस्तकिल टॉर्चर कर रहे हैं। देखिए बिहेवियर ये सही नहीं है निदा, लेकिन जैसे एक होता है ना कि अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, इनको पता है कि इनके दामाद की ये नेचर है, इनकी बेटी को इसी तरह से टॉर्चर किया जाता है या बात सुनाई जाती है, 2 ऑप्शंस है ना, या तो वो रिलेशनशिप खत्म कर दिया जाए या फिर ये कि उस रिलेशनशिप में एडजस्ट कैसे करना है। पैसे नहीं जल्दी खत्म नहीं हो सकते। मैं ये कह रही हूँ निदा कि हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो रिलेशनशिप खत्म दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, यानी आप ये कह रहे हैं ना कि मेरी बेटी को भी टॉर्चर कर रहा है, आप भी जैसे बता रहे हो कि बेटी भी पेन में है, 2 महीने से मिलने भी नहीं दे रहा, आपका इंटेंट क्या है? बेटी का घर बना रहे, ठीक है, बेटी अपने घर में खुश रहे, ठीक है, उसके और उसके हस्बैंड के बीच में कोई इख्तलाफात ना हो, आप ये चाह रहे हैं ना। तो मैंने एक ऑप्शन दिया कि एक ऑप्शन ये है कि ख़त्म हो जाए रिलेशन, ऑप्शन हमारे कल्चर के अंदर ख़त्म करने का तो ऑप्शन मौजूद नहीं है ना। तो अगर आप बेटी की ज़िंदगी में अगर सुकून चाहते हैं, तो जैसे मैंने ये कहा कि बार बार नहीं फ़ोन करना चाहिए, इंटरफेरेंस कम कर दें आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए हम औरतें, हम शायद थोड़ा सा हमारा झुकाव औरतों की तरफ होगा, शायद बहुओं की तरफ होगा और कभी किसी मामले में सास की तरफ भी। आप लोग क्या कहते हैं कि एक आदमी क्या सोचता है इस चीज़ को लेकर? खुदा ना खास्ता बच्चे को कोई चोट लगती है तो क्या आता है दिमाग के उसकी माँ को थोड़ा समझाएं कि तुम थोड़ी केयरलेस हो गई थी या केयरफुल हो जाओ? ये जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि बाप होते हैं थोड़े से वो प्रोटेक्टिव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बिला वजह जो गलती नहीं है आपकी वाइफ की, आप वो भी उनको थोप दें। इनकेस अल्लाह ना करे अगर यही इंसिडेंट बच्चा गिरा है वो स्कूल में गिरता
तो उसकी जिम्मेदारी क्या वो टीचर पे लगाते हैं? हाँ भाई बच्चा है, गिरेगा, 2 महीने सीखेगा, स्कूल नहीं उठेगा, भेजते। हाँ 2 महीने स्कूल नहीं भेजते क्या? ओ बहुत अच्छी मिसाल है। 2 महीने स्कूल Yes, नहीं तो गिरेगा। बहुत अच्छी मिसाल। तो ये इस तरह ना करें कि अब भाई देखें, जितना वो उस बाप का बच्चा है उतना ही माँ का बच्चा, बल्कि माँ का ज़्यादा है। हाँ तो बाप को बिला इस तरह से नहीं करना चाहिए, थोड़ा मुझे लगता है ओवर रिएक्ट कर लिया उन्होंने। बस तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप कुछ कहेंगे? Understanding देखें, तरबियत बहुत मैटर करती है इसमें। और मैंने जैसे शुरू में कहा था कि आप वही सीखते हैं जो आपने अपने आसपास देखा होता है। मैं जब हम लोग नए पेरेंट्स बने तो ऑब्वियसली हम बहुत ओवर Protective होते हैं बच्चे के लिए, हाँ। उसको छींक भी आती है तो आप परेशान हो जाते हो। वो उसने हल्का हल्का क्रॉल करना शुरू किया, वो गई एक जगह जाके गिर गई तो हमारी तो चीखें निकल गई। हाँ हमारी अम्मा ने उस वक्त हमें बिठाया दोनों को। हाँ और वो होता क्या है कि जब वो गिरी तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ माँ ने उसको पकड़ना है। अगर बाप बैठा देख रहा है वो भी भाग के जाके पकड़ सकता है, उसका भी उतना ही फर्ज बनता है। तो पहले तो अम्मा ने ये बात हमको दोनों को ये बात क्लियर कर दी कि जितना काम माँ को उतना तुम्हारा भी है। अगर वो कहीं शूट पे है या वो खाना पका रही है, वो भी तो अपना ही काम कर रही है ना, एक और जिम्मेदारी भी तो है उसकी। तो तुम भाग के पकड़ लो भाई, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसकी वजह से आप दोनों को नहीं लड़ना। तीसरी बात जो उन्होंने हमें क्लियर कर दी, उन्होंने कहा ये सारे बच्चे जो है ना ये ऐसे ही बड़े होते हैं, यस। ये चोटें भाई ये देखें, ये रफल- 1.5 साल की उम्र में उन्होंने मेरा सर कहा फटा है। हमें। 1.5 साल में उसका सर फटा हुआ है, ये हमारे मेरा तो सर ये फटे देखिए, हैं। ये माथा फटा हुआ है। ये रहा, ये देख ले भाई, ऐसे बड़े तो होते क्या हैं। हमारे वालिदैन जिम्मेदार नहीं थे? भाई हर बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, चलते हैं। आप बच्चे के आसपास एक बबल नहीं बना सकते हर वक्त। हाँ कोई तो ऐसा वक्त होता है, इनफैक्ट सोते हुए भी चोट लग और रही ये है। लर्निंग होती है बच्चों की कि मैं इस तरह चलूंगा तो गिरूंगा, तो उसको भी अपनी शील्ड क्रिएट करनी ये है उन्होंने बच्चे को। हमारे जहन में उसी वक्त बिठा दिया कि बेटा ये ऐसे ही बड़े होंगे। आप कितना ही कुछ कर लें, अब आप स्कूल में जाके उसके साथ बेंच पे तो नहीं बैठ सकते हर वक्त। यानी आखिर तो ये ऐसा आप होगा। दोनों ने इतनी प्यारी बात की है कि जब आपके बच्चे होते हैं तो आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता है, लेकिन कुछ घरों में वो रिलेशनशिप जो है वो थोड़ी इसमें दरारें पड़ने लगती है और क्योंकि आप perspective, बच्चे की वजह से मैंने कहा लड़ रहे ना- होते मैंने कहा हैं। ना पर्सपेक्टिव को समझें। हाँ। कि इस रिलेशनशिप में आपका उतना ही काम है जितना आपकी बीवी का है। ये कहीं नहीं लिखा कि आप भाग भाग के सिर्फ माँ ने पकड़ना है उसको। हाँ। और ऐसा नहीं होता। और ये बेसिकली जो मैंने कहा ना कि ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, तो वो चाहे फादर है या मदर है, फिर इनके बच्चे जो है ना कभी भी रिस्क टेकिंग उसमें डर नहीं जाते होते हैं हैं, ना, जिंदगी हाँ, में डर कभी भी बिठा उनमें देते हैं ना बच्चों कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो अपनी शील्ड तो खुद ये- क्रिएट नहीं कर पा रहे हाँ, होते बच्चे। क्योंकि आपने उनको इतना ओवर प्रोटेक्ट करके रखा होता है ना कि ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना। तो अब इसमें बेसिकली अब बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये बेसिकली ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है। हाँ। बाज़ ऐसे लोगों को जो है ना वो काउंसलिंग सीख करनी पड़ती है कि अब इसका मतलब है कि ये मेरा ओवर प्रोटेक्टिव एटीट्यूड है। यानी बहुत सारे ऐसे और मैं क्लाइंट्स आते कहती हैं हूँ बाहर कि नहीं जल्दी निकलने। कर लेनी चाहिए, बजाय इसके वो रिश्ता ऐसा हो जाए कि जब आप दोज़ख में रह रहे हैं। सुकून क्या है? निकाह ये है कि एक दूसरे को सुकून मिले। Yes. ये है डेफिनेशन। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक नाजुक रिश्ता, और इस नाजुक रिश्ते को निभाने के लिए कितनी सारी चीज़ें उलझी हुई हैं एक साथ, जो आप शायद होता है ना, बहुत सारे लोग शोज देख रहे होते हैं और उनसे ये अंदाज़ा होता है कि ओ हम ये करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। कभी कभार आपको आईना भी दिखाता है ये शो, अलग अलग लोगों की बातें सुनने के बाद। अब हम जाएंगे दामाद के परसेप्शन से। सासों की बात भी सुन रहे हैं हम, दामादों की बात भी सुन रहे हैं। मसरूर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहना चाहेंगे जी? वैसे तो बहुत सारी शिकायतें हैं, क्या क्या बयान करूँ अभी तो आवाज़ नहीं आ रही, जरा आप माइक जोर से बोले, माइक सही है। हाँ, जी, जी। उनको आवाज़ नहीं आ रही थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, अभी आवाज़ आ रही? जी, शिकायतें तो बहुत है, इतनी कि किताब लिख डालूं। लेकिन फ़िलहाल जो एक शिकायत का जो मैं लेके आया हूँ मौजू आपके पास, कि वो इनसिक्योर है मेरी सास जो है। जैसे कि मिसाल के तौर पे उसके नाम पे कुछ प्लॉट कर दिया जाए या इसके अकाउंट खुलवा दिया जाए उनकी या बेटी के इसको- नाम पर? जी जी। अच्छा। तो इस तरह का मसला मेरे से चलता है। अब किस तरह उनको बयान किया जाए कि मतलब इतनी नहीं है कि आदमी इस तरह कर ले, लेकिन वो इनसिक्योर है। वो इनसिक्योर किस लिए है? क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो अपनी बेईबाजी का ड्रामा देखा होगा, उसमें जवेरी का जो रोल था अजरा, वैसी है। अब वो इसलिए इनसिक्योर है कि वो कुछ ना सब के कुछ घर इसके लिए नहीं कर जाना। दे। अब बताइए हम क्या करें इसमें? हाँ। फिर दूसरा मसला ये है कि जैसे कि अब घर ले जाती हूँ बड़ी प्यार मोहब्बत से आके कि भाई मैं लेके जा रही हूँ, कल परसों भेज दूँगी, जैसे कि उनको कुछ बात बुरी लगी हुई। अब उसके बाद वो घर ले गए, घर ले जाने के बाद वो भूल गए, मतलब मुझे ये कहने कि वो आएगा लेने, तभी हम भेजेंगे, वरना नहीं तो नहीं। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को तकरीबन अभी मेरा 7वां जारी है। 7 साल बाद भी जी, अगर 7 साल। इनसिक्योरिटी है तो फिर हाँ। बड़े मसले बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे नहीं,
अभी नहीं हुए। इसलिए भी इनसिक्योर बच्चे होते हैं तो सिक्योरिटी हो जाती है। और जैसे कि ये और कह रही थी कि अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट किस तरह करें जब वाइफ ही अजरा जैसी हो कि उसके मुंह से तो फूल ही झड़ रहे होते हैं, तो उसको अप्रिशिएट क्या करें? काम करे तो अप्रिशिएट आपकी करें। सबसे बड़ी दुश्मन आपकी ज़बान है, सीरियसली। यस, वो ज़बान ही आपको जोड़ती है और वो ज़बान ही इंसान को नहीं पता चलता कि वाकई उसकी ज़बान उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। कोई और दुश्मन नहीं होता आपका, आपकी ज़बान आपकी दुश्मन होती है। जब आपने कहा कि जो है वो जो है उसको कैसे अप्रिशिएट करूँ, तो कैसे कभी आपने appreciate उनसे करें? बैठ कुछ के काम बात करें की? तो नहीं, आपने कभी बैठ के बात की कि तुम्हारा ये रवैया या तुम घर में है, एक घर में है, एक आप चार फितरत दीवारी नहीं में है, बदल तो बात सकते कितनी इंसान। भी कर लें, लेकिन आप फितरत नहीं बदल नहीं, सकते। वो बात का ज़बान मतलब ये अगर है कि होंगी- इनके इस रवैये के ऊपर आपने कभी उनसे पूछा अरे कि कुछ भी पॉजिटिव भी बोलेंगे ना, वो भी उसको नेगेटिव वे में लेके नहीं जाएंगे। नहीं, आप समझ नहीं रहे। एक तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि ज़बान सही नहीं है या बहुत बोलती हैं या गलत बोलती हैं, तो कभी आपने उनसे ये बताया कि ये जो तुम्हारा रवैया है ये ठीक नहीं है या ये मुझे नापसंद है? मैंने नहीं कहा, सब नहीं कहा। इसका मतलब घर में भी मक्के में भी ऐसी मैके में भी है। ऐसी Joint हैं। family और तभी में- वो इनसिक्योर। जॉइंट फैमिली से तो अलग करवा दिया गया है, और उसके बावजूद जो है इस तरह की बात है। जॉइंट फैमिली से भी मैं अलग हो गया, चलो भैया ये परेशानी है ना, चलो ठीक है, माइक अलग माइक लेके रह करीब लेते रखें। हैं, अलग लेके रह लेते हैं, अलग रह के भी देख लिया तब भी वो तो क्या जो- शिकायतें क्या हैं, आपको क्या लगता है कोई उनको? एक है तो पता, मतलब शिकायतों को तो हम बाहर है, कोई भी बात करें तो उसके मिसाल के ऊपर तो तौर पे? लंबी, जैसे कि मतलब लेके जाना वगैरह तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन अब उनको जो है आज़ादी, जैसे बिल्कुल एक आज़ाद वैसे आज़ादी है सब चीज़ की, लेकिन उनके नज़र में आज़ादी नहीं। ऐसा कैसी है। अब आज़ादी? जैसे कैसी आज़ादी क्या चाहिए? वो डांस पार्टी में जाना चाहते नहीं, हैं? डांस पार्टी में डांस पार्टी यहाँ कराची में अगर होती तो शायद जाना चाहती, वैसे भी दुबई में रहता हूँ। होती है, आपको पता नहीं भाई। हाँ, तो अंडरग्राउंड है ना, तो इसके लिए हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। चलें। नहीं, कैसी आज़ादी? यार एक सीरियस टॉपिक नहीं चल रहा है मतलब क्या यार, आज़ादी चाहिए अच्छा। उनको? मार्केट में हम अकेले घूम जाना फिर के है, आते हैं सब बेसिकली चीज़ में शॉपिंग मतलब के लिए अकेले सब जाना अकेले है। जाती हैं, सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ जाहिर नहीं होती अपने घर में कि मैं इस तरह हूँ, वहाँ ये जाहिर होती हैं। अरे मेरे साथ तो कभी आपने बैठ के बात की ससुराल वालों से कि ये देखें आप आज़ादी है, कभी मेरे घर आके रह के देख बेटी लें? हजरा जैसी है तो आप सास को समझ सकती हैं कि किस तरह होंगे, कि वो किस तरह मेरी बातें सुनेंगी। देखिए अगर बेटी हम अजरा रिश्ते लेके जैसी गए है थे, ना, उसी तो टाइम मुझे समझ बेटी जाना अजरा चाहिए था। जैसी है ना, तो फिर आप उसे कहीं किसी काउंसलिंग सेंटर में लेके जाइए ताकि वो थोड़ा सा Exactly. उसके जो बिहेवियर्स हैं Exactly. वो आपके ये मतलब आपकी बहुत बस बार की बोला बात नहीं है। यहाँ नफ्सियाती हॉस्पिटल है, मैंने बहुत नहीं, बार देखिए, दिखाया, नफ्सियाती रास्ते में आते देखिए, जाते आप ये चलो भाई मसला है। नफ्सियाती अस्पताल ऐ दिखाओ। शादी नहीं आप चलनी। अपना रवैया देखें कि आप उनके लिए कैसे बात करें। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स उनमें हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स मर्दों में भी होती हैं, और मैंने बहुत है मर्दों तो को मैं देखा है। हाँ। मेरी बात सुने कि वो जाते हैं मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स के रिलेशनशिप पास, काउंसलर, काउंसलर्स के काउंसलर इसलिए पास। रिलेशनशिप काउंसलर का वर्ड है कि चलो किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास दोनों चलते को जाना हैं, दोनों को चाहिए। जाना दोनों चाहिए को ताकि हम जाना सीख चाहिए। सकें और कि उसको किस तरह नफ्सियाती improve करना मत कहिए प्लीज, आप उसको एक हवा ना बनाइए। है। नफ्सियाती कह के तो आप कि उससे मैं कोई कह रहे हैं पागल ना हूँ कि जो तुम जहनी मैं मरीज हो, तो वो तो कहेगी मैं क्यों जाऊँ, तभी तो काउंसलर अजरा बन बोले। गई है। अरे वो तो ऐसे जस्ट मैंने मजाक में कहा कि नफ्सियाती हॉस्पिटल ले नहीं, जाओ। नहीं, यही आप ये मजाक चलो- आप अब उनके सामने भी करते हो Relationship और मजाक में मिल रही है आपको आपको। लगता होगा कि ये मजाक है, और आप उनको जो है ना, मैं इस वक्त बोल नहीं सकती उसको स्लैंग्स में क्या कहते हैं, आप यही लोग तो है समझ सब। गए होंगे। आप जो है ना उनका वो बटन दबाते हैं जिससे वो हाइपर होती हैं। हाँ, वो trigger हो और जाती कभी है। कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड्स को वो बटन दबाने में मजा आने लगता है, वो तो कहते हैं क्योंकि ना, वो दुख पूरी की रख पे दुनिया के हाथ सामने रख फिर दिया। बदनाम हो जाती है कि ये तो अजरा जैसी हैं। सो हस्बैंड्स को ये पता नहीं चलता कि एक स्विच है बीवी का, जो अगर दबा दिया तो बस वो फिर आपे से बाहर हो। और इसके अलावा आपने कहा मैं अप्रिशिएट क्या करूँ, उनमें कोई तो अच्छी आदत होगी कि 7 साल से आप उनके साथ हैं। मुझे अभी तक नजर नहीं आई, आपको क्यों है नजर- 7 तो साल 7 साल से किस वजह आपके तो से बच्चे उनके भी साथ? नहीं हैं, फिर 7 साल से क्यों साथ हैं? क्योंकि मेरी वालदा अब नहीं रही, तो? मेरे पास दूसरे रिश्ते के उसके लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरी शादी कर सकूं। अल्लाह, एल है। आपका बेस ही आपको खराब तो है। आप दोनों गड़बड़ को है। रिलेशनशिप काउंसलर के पास इसलिए जाने की जरूरत है कि जो गैप है ना वो फिल हो सके। फिर आप ये नहीं- कहते हैं कि तरबियत होनी चाहिए, अब जब तरबियत नहीं है तो फिर आपको क्यों काउंसलर के पास जाना है? फिर नहीं देखिए, तरबियत आप भी कह रहे हैं कि आप अगर इस पे आई एम सॉरी, लेकिन आपने भी जैसे कहा कि मुझे कोई वो नज़र नहीं आ रही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरी शादी के दूसरी लिए शादी के जाऊँ, लिए मैं किसी को जाऊँ, ढूंढूँ, करूँ, तो तो इसीलिए मैं तरबियत सोचता में हूँ तो कि दोनों इसी के को कहीं ना लेके आप कहीं अगर दूसरी तरबियत मिल तो जाए तभी दोनों की तो आती है मैं ना। करने में कोई मजायका नहीं है। हाँ, ये नहीं अगर मैं भी मिल कर- जाए इसका मतलब कोई आपके गले आके पड़ जाए तो आप तो फौरन करेंगे दूसरी शादी। करनी ही और नहीं। देखिए आप उससे नफ्सियाती भी कह रहे हैं, आप उससे अजराबाजी सारा जैसा भी कुछ कह रहे कह रहे हैं, हैं। तो तरबियत में तो कमी दोनों साइड पे ही आ गई है ना। बिल्कुल। वो उसकी अपनी कमी है, आपकी में ये आ गई है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक इंसान को डील कैसे करना चाहिए, उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए। तो रिलेशनशिप काउंसलिंग कोई जहनी बीमारों के लिए नहीं होती है। मैं जो आपस की जो पर्सनालिटी के मैंने एक differences रियल लाइफ होते हैं ना, हस्बैंड match को poor होता है। अपनी बीवी को ये कहते हुए देखा है, वो 3 बच्चों की माँ थी, मतलब है,
उसने उस हस्बैंड ने दूसरी शादी इसलिए कर ली कि इसने अपने आप को छोड़ दिया है, मोटी हो गई है, रंग खराब हो गया है, बच्चों की बहुत प्यारी तरबियत करती है, बहुत अच्छी बीवी है, बहुत सिंसियर है, हस्बैंड ने दूसरी शादी इसलिए कर दी क्योंकि इसने अपने आप को छोड़ दिया है। छोड़ दे। आपके घर का काम करती है? घर का काम करती है? उसमें ही मासी आती है काम करने। मासी आती है, वो तो खाना बनाती है? खाना भी मासी ही बनाती है। खाना भी मासी बनाती है? आप क्या जॉब करते हैं? अच्छा चले, और मैं क्या जॉब करते हैं आप? जॉब क्या करते हैं? मैं वैसे पहले दुबई में वो करता था, अभी मेरी शॉप है। मासी से काम कौन कराता है? कुछ नहीं, फ्री। नहीं, मासी से कौन काम कराता है? वही बताती होगी ना, ये पका लो, ये कपड़े धो लो, ये इस्त्री कर लो। मॉर्निंग शिफ्ट अलग है और जो आफ्टरनून शिफ्ट है खाने वाली वो अलग है। क्या बात है, हम मुझे ऐसे हस्बैंड कहाँ मिलते हैं भाई? हम तो घर के आते हैं, घर का भी करते हैं। खाना बनाना नहीं आता, और जो खाना बनाने वाली आती वो तो वैसे भी सफाई वाली से अब खाना ना ही बनवाएं क्योंकि पूरे घर की सफाई कर रही है, उसी शिफ्ट में वो खाना भी बनाएगी तो जाहिर है वो इसके बाद भी आप सच्चा प्यार नहीं मिला तो फिर आप किसे उसको वो कहेंगे आप? देखिए, अगर वो आपके घर को ना, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा असल में, मैं एक बात आपको सिंपली ये कहना चाहूंगी, अगर वो आपके घर में मासी आ रही है ना, उस मासी को आपके सामने खड़े होकर वो काम भी करा रही है, वो सफाइयाँ भी करा रही है, वो खाना भी बनवा रही है, वैसे भी उसका कंट्रीब्यूशन है, इसी पे अप्रिशिएट कर। ये बहुत दुखियारे हैं, वैसे हो सकता है ये वाकई दुखियारे हो। मेन्यू जो है पहले से ही दे दिया गया है कि ये दिन ये होगा, और सफाई का जो है वो खुद 12 बजे जो है उठती हैं तो उस टाइम सफाई वाली जा चुकी होती है। देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप भी सुकून में नहीं अब हैं। देखिए, हो सकता है आप इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, ये आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं, हो सकता है उनका वर्जन डिफरेंट हो, उन्हें भी बहुत सारी आपसे शिकायतें ऐसी ही हों, उनके इस रवैये के पीछे भी कोई ना कोई कहानी हो कि वो ऐसा क्यों करती हैं। तो ये आपको जो काउंसलर है वो ये नहीं देखी। उनके अतीत में झांकना पड़ेगा उसके लिए, तो वो अतीत में जाने के लिए तो पहले से ही उनको पता होना चाहिए ना, जैसे कि मेरी सास को सिखा देना चाहिए ना ये सब चीज़ें, तो जैसे कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब तो वो बेचारा अलग हो चुका है तुझे लेके, अब तो नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, जो काम सास नहीं कर पाई है वो आपको रिलेशनशिप काउंसलर जो है वो सिखा देगा, और सिर्फ एक को नहीं सिखाएगा, दोनों को सिखाएगा। मैंने वही कहा ना। नहीं सर, अरेंज है। जब शादी हुई थी आप दुबई में थे? नहीं, उस टाइम आया था, लेकिन उस टाइम मैं समझ नहीं पाया कि मेरे ससुर ने नहीं, सास ने पूछा था कमाता कितना। अगर मैं ससुर पूछता तो समझ जाता कि ससुर की चलती है, लेकिन सास की चलती है, इसलिए सास ने कहा था कि कमाता कितना, तो उस टाइम मैं समझ नहीं पाया कि सास की चलती है। वो तो पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, आप बेटी दे रहे हैं तो वो पूछेंगे ना। नहीं तो वो ससुर को पूछना चाहिए ना, तो वो उसी टाइम ससुर का ये क्या बात है? बेटी उनकी भी है ये क्या बात है कि किसको पूछना, ये कौन सा फिक्स रेट है? नहीं, फिक्स रेट नहीं। कहने का मकसद ये कि ससुर की भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वही मुझे समझ जाना चाहिए था, मेरा मकसद ये था बताने का। तो अभी 60 साल में आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकली? 7 साल में आवाज़ आज निकाली है ना, बड़ा निकालने के लिए नेशनल टीवी पे आया हूँ मैं यार। लेकिन मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में क्या है और क्या नहीं चल रहा। नहीं, रियल में। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो कुछ है ये बहुत भरे हुए पड़े। मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि आप नेशनल टीवी पे बैठ के अपनी बीवी के लिए कहेंगे वो फलाने कैरेक्टर जैसी हो गई है वो। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद इट। वेरी सॉरी। बेहतर है आप छोड़ दें। यानी अगर आप टीवी पे बैठ के ये कर सकते हैं तो आप, ये पर्सनल मसाइल होते हैं और ये मियाँ बीवी के दरमियान जो है ना हर जगह होते हैं, पर्सनल मसाइल वहीं रहने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और वहीं सॉर्ट आउट करें। ये आप इसको इस तरह से जो अगर आप नेशनल टीवी पे इस तरह डिस्कस, ये मुझे लगता है ये सारी बात आपने उनसे कभी कही है कि हाँ। आप अजरा जैसी हो या ये? हाँ, जाहिर बात है, जब बेलबाजी देखते थे तब कहते थे उन्होंने क्या कहा? अभी खुद सर चल रहा है, खुद सर में शाज़मा का भी रोल इसी तरह का ही है। अल्लाह बहुत ड्रामों और फिल्मों से आप असल में आप सबसे पहले ना घर से केबल निकलना और यूट्यूब बंद कर दें अपना, क्योंकि दो चीज़ें कर दें। अगर आप उनको अजरा वजरा कहते हैं तो वो भी आपको प्रेम चोपड़ा वगैरह कहते हैं। हाँ, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए ना इस रिलेशनशिप में। इज्जत सबसे ड्रामों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाया जाता है, लेकिन नेगेटिव ही क्यों कैच कर रहा है? नेगेटिव भी क्यों कैच करना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप नेगेटिव देख रहे हैं ना, आप मैं नेगेटिव दिखाया जा रहा है तो वही कैच किया जा रहा है, तो मैं तो वही देखूंगा। देखिए, अजरा के एंड पे अच्छा एंड भी दिखाया था, तो वो कहते हैं ना पविस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं जनरली बता रही हूँ उम्मीदें बाहर रख दी। वो बेसिकली आप देखिए शाज़मा की भी आप एग्जांपल दे रहे हैं, खुद सर में आप उसकी भी एग्जांपल दे रहे हैं कि वो ड्रामे जो है बाकी हमारी हकीकी ज़िंदगी की ही वो अक्कासी कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, हर मसले का हल होता है, ठीक है। अजरा का भी जाके जो एंड हुआ है उसमें भी उन्होंने इसका पॉजिटिव रोल दिखाया है, आगे खुद से उसको शाज़मा को भी दिखा देंगे। तो बेसिकली आई वुड आपके लिए जो सोल्यूशन मौजूद है वो यही है कि आई थिंक आप दोनों को रिलेशनशिप काउंसलर
आप ये नहीं कहेंगे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या किसी वो बैठ नफ्सियाती के डॉक्टर। आपस में तो पहले बात आपस में कह रहे बात कर ली है, कर ली है, देखिए, बहुत कर ली है आपस पता है में। क्या, इनके लिए तीसरा बेहतर शख्स होना जरूरी बहुत बीच में। जरूरी है। क्योंकि दोनों एक दूसरे से इतना जल भुन चुके हैं दूर ना, हो चुके हैं ना कि दूर हो चुके हैं कि कोई जब तक तीसरा शख्स आके थोड़ा, और अगर ये नहीं चाहेंगे इसको सॉर्ट आउट करना, उनका रिश्ता खत्म हो जाए। और रिलेशनशिप काउंसलर जब आप आपको खुद नहीं सिखाएगा कि हाउ टू चाहते हैंडल तो दिस वो रिश्ता यस नहीं होता। मतलब लाइक पुतली घर देखा है आपने ड्रामा, उसमें साजिद हसन, और अगर ड्रामों की बात से ही आप समझ रहे हैं तो आप जाके पुतली घर देखें, साजिद हसन और नादिया जमील का जो कैरेक्टर था वो देखें, आप दोनों मियाँ बीवी का कैरेक्टर वैसा लगता है। क्या बाहर वालों को 7 साल से जब ये रिश्ता चल रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों कुछ तो है ना, कुछ तो है, वरना ये जिस तरह का आप रिश्ता बता रहे हैं नहीं चलता। जब बच्चा भी नहीं है, बुजुर्ग भी नहीं है घर में जो आप बनवाने वाले हो, इसका मतलब कहीं कोई एक बीज ऐसा है कि आप दोनों को एक दूसरे से लड़ने में सुकून मिल रहा है, आप दोनों की सेटिस्फैक्शन जो वो होती शायद है अपनी एक frustration दूसरे से निकाल रहे हैं लड़ एक कर दूसरे। होती है। वो भी लड़ रही है, आप भी लड़ रहे हैं, और भी जुड़े हुए भी हैं, और ऐसा जुड़े नहीं है हुए कि भी 7 साल से वो हैं। रिलेशनशिप तो भी कुछ जो तो है वो जुड़ा हुआ है। वरना कुछ है एक और साल में खत्म हो जाती That's हैं। true. एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब, आज बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसको टच किया गया है, लेकिन जो कुछ होता है वो असल ज़िंदगी में होता है। जो जो चीज़ें आपके पास या अलग अलग इश्यूज़ हैं जिसको लाया जा रहा है आपके सामने, और वो भी बड़ी बात है कि सब अपने इश्यूज़ डिस्कस करें। तो वहाँ बैठे हुए लोगों के घरों में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो शायद इस शो के ज़रिए वो थोड़ी बहुत सुलझ पाए। अब मैं किससे बात कर रही हूँ? मैमूना से बात कर रही हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम जी मैमूना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा जो तजर्बा है अपने दामाद को लेके ना, वो ज़रा इन लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं बहुत ऑनर देती हूँ अपने दामाद को, रिस्पेक्ट भी देती हूँ और देनी भी चाहिए कि ये रिश्ता ऐसा ही होता है। लेकिन मैं एक इशू में फंसी हुई हूँ। वो इशू ये है कि मेरा दामाद मेरे घर में हुकूमत करना चाहता है। अब ऐसा है कि मेरे जो दूसरे बच्चे हैं वो और मैं बीच में फंस जाते हैं। अब जैसे वो आए, जैसे मेरा बेटा है, उनके वो कहाँ है, अब भाई बच्चा अपने दोस्तों में भी जाएगा, ठीक है। आपके हस्बैंड हैं? हाँ हाँ, हस्बैंड अच्छा है। अच्छा, हाँ, ओके हाँ। जैसे हम दोनों का ये इशू है ना, मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का ही है ना, रिलेटेड पूरा ये। ओके। चूँकि जाहिर है वो हमारे अभी वाहिद दामाद हैं और बड़े हैं, जाहिर है। हाँ, हाँ। अच्छा, इतनी देर हो गई, 10:30 हो गए, अभी तक कौन से दोस्त हैं? अरे भाई, हमें भी पता है ना, हमें भी आखिर अपने बच्चे पे नज़र है, ऐसा तो नहीं है। हाँ। तो उन्हें इस बात को लेके शक व शुबहात के इश्यूज़ खामखा के, अब इसमें जो है ना, मैं अक्सर वो फंस जाती हूँ कि एक रिस्पेक्टेबल माहौल में ही माहौल हैंडल हो जाए। हाँ, अच्छा, हाँ, क्या कर रहे हो भाई आजकल? अच्छा, वो अगर जैसे आजकल बच्चे ये नाइट में ये कौन सा वो क्या करते हैं आजकल, ये नाइट थोड़ा- मैच क्या? हाँ, ये वो क्या, गेम्स होते हैं क्या? नहीं गेम्स नहीं, वो ये जो आजकल कॉल सेंटर कॉल सेंटर में कॉल ये सेंटर पे तो जॉब ये कर लेते हैं नाइट में होती जैसे, है तो क्योंकि- इसमें भी उनको इशू, ये रात को ये सब करने की क्या ज़रूरत है, माहौल ऐसा है, फनाना है, ये है। अच्छा, फिर जब ये बातें मेरे ज़रा बेटे तक पहुंचती हैं तो फिर वो शाउट होते हैं मुझ पर, अम्मा आप तो उन्हीं की सुनती हैं। भाई क्या है, सब कर रहे हैं। यानी अगर आपके कहने का मकसद है कि आपके घर की बागडोर जो है वो अपने हाथ में लेना वो चाहते हैं। हाथ में लेना क्योंकि चाहते हैं। अक्सर फिर इस अब मैं तरह के उसमें रिश्ते भी आते इतना ना सालियों फंस के, जाती तो हूँ कि अब ज़ाहिर है वो मेरा बेटा है, मैंने उसे भी सेटिस्फाई करना है, उसे भी मुतमईन रखना है। ज़ाहिर है उसे मैं मुतमईन रखूँगी तो वो घर में भी। आपके साथ और आपके हस्बैंड के साथ उनका रवैया कैसा है? आप ये समझ लें कि अच्छा है, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन उन्हें जैसे अब हमारे अंडर ये उससे छोटे बच्चे चल रहे हैं ना, अब उसको इन बातों के अंदर ना इश्यूज़ रहते हैं। फिर घर के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि हम कोई तकरीब करा रहे हैं, जैसे कोई ना कोई तकरीबात आपको पता होती रहती हैं घरों में, तो उसमें भी बस उन्हें जो है ना मुख्तलिफ इश्यूज़ होंगे कि इस दिन नहीं, इस दिन रखें। अब भाई हमें अपने घर के हिसाब से हम रखेंगे ना, हमें जिस दिन सहूलत होगी, तुम सहूलत पैदा करके आओ ना। अब
जिस दिन तुम्हें सहूलत है और उस दिन हम में से जिन्होंने तकरीब हैंडल करवानी है उनको सहूलत नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? वो फिर एक अजीब जो है ना वो माहौल में वो ना खिचड़ी ज़्यादा अजीब खिचड़ी ज़्यादा माहौल हो जाता है। अब हमने आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पढ़े आपकी बेटी क्या कहती हैं? आपकी बेटी कहती है अम्मी यार ये तो गलत बात है, आप मेरी मियाँ की नहीं सुन रही, इस तरह करती हैं वो? नहीं, वो दरअसल वो ना ज़रा थोड़ा उसमें कंफ्यूज में चली जाती है। हाँ। जो मेरे लिए ज़्यादा हार्टेबल बात होती है ना वो ये होती है कि वो कंफ्यूज में चली जाती है। अब ना वो कंफ्यूजन में इसलिए कि उसे आपके साथ भी रिलेशन रखना है, हाँ, उसे उनके साथ रिलेशन रखना है। जो आपका पहला सवाल है ना जिसमें आपने कहा कि इस तरह से वो उन्हें कंट्रोल रखना है। कुछ दामाद ऐसे होते हैं जैसे हम सुबह से ये बात करें कि कुछ बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, इंटरफेयर करना चाह रहे होते हैं। इसका वाहिद हल ये है, आप उनकी बात सुन लीजिए जो वो कह रहे हैं। अगर उन्होंने बेटे की एब्सेंस में कोई बात कही है उसको बेटे तक पहुंचाने की, बाकी बच्चों तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। आप मियाँ बीवी सुन लीजिए खामोशी से, ठीक है बेटा, आप पहले जवाब दे दीजिए कि बेटा हम जानते हैं कि वो कहाँ पे है, कहाँ जॉब कर रहा है, या कॉल सेंटर में हमने छानबीन की हुई है। इसके बावजूद भी अगर वो बोल रहे हैं तो खामोशी से सुन लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उन बातों को सवार किया जाए और उसके मुताबिक अपने घर के माहौल या उसमें चेंजेस भी लानी चाहिए। सुनने का मतलब ये है कि ज़ाहिर है आर्ग्यूमेंट आप करेंगे तो बेटी आपकी उस घर में है तो आपके लिए मसाइल क्रिएट होंगे, ठीक है। तो आर्ग्यू का आप बता दें कि हमने छानबीन की है, हमें पता है कहाँ जॉब कर रहा है, क्या है, बाकी ठीक है बेटा आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। उसके बस सुन ले, सुन के कहते हैं एक कान से सुनना दूसरे से नहीं, बिल्कुल ऐसे ही कीजिए। और जहाँ तक बेटे यही करना था तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही तो गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और जहाँ तारीख की बात वो है, बदलेंगे नहीं, उनकी आदत है, आदत है, वो आदत है हर टांग में। और आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद जब उन्हें लगेगा ना कि बस वो तो बोले ही जा रहे हैं, उसका असर नहीं हो रहा, तो वो बोलना वैसे ही कम हो जाएगा। और जो दूसरा आपने कहा है कि तारीख जो है, कभी आप उनके मुताबिक जैसे तारीख रखने से पहले पूछ लेते हैं, कभी ऐसे कर लें, कभी आप लोगों को ये नहीं कहता कि बेटा आपको कौन सी तारीख सूट कर रही है, और कभी ऐसे कर छोड़ देना, हाँ, इन्विटेशन दे दें कि फलाना फलाना का और कभी आप ऐसे करें कि बेटा है वो उस दिन रखा गया, आप कभी ऐसे करें कि बेटा ये इस दिन रख जाएंगे, फिर तो वो बाकायदा खतरनाक हो जाएंगे। देखिए वो खतरनाक करने ही नहीं दी जा रही। और हमें तो अपनी बच्ची को भी देखना है ना, जो जैसे मेरी बच्ची सेंसिटिव बहुत है, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि कभी आप उनसे पूछ लें कि बेटा बच्ची को कुछ और कुछ ना करें, बच्ची को स्ट्रॉन्ग बनाएं बस। हाँ, और कभी ये बोले कि बेटा मैं ये तारीख रखना चाह रही हूँ, बता दें। और कभी आप बता दें कि हमने ये तारीख रख ली, एक बैलेंस क्रिएट कर लें, तो वो फिर उनको लगेगा कि ऐसा नहीं है। यानी अगर आपने हमेशा खुद से तारीख रख दी और बता दिया तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन कभी आपने पूछ लिया कि बेटा हम ये तारीखें रखना चाह रहे हैं, और एक काम ये करें कि बेटा ये 2 तारीखें इनमें से कौन सी आपको सूट कर रही है, या ये 2-3 तारीखें इनमें से कौन सी सूट कर रही है। तो वो जब चॉइस देते हैं ना, तो सामने वाले को जो है ना वो अल्टीमेटली चूज करना पड़ता है उसमें से, तो इनमें से कौन सी तारीख है, और हाँ शामिल कर लें। और कभी ऐसा है कि बेटा ये हम रख रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो वो फिर इतना इशू रहेगा, क्योंकि देखिए वो इशू क्रिएटिंग पर्सनालिटी है, ठीक है। लेकिन ये है कि अब आपको एडजस्ट ये करना है कि उस इशू क्रिएट करने को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ पर्सनालिटीज इशू क्रिएटिंग होती है, चाहे वो दामाद हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो बहू हो, कोई भी उसकी नेचर में उनको chaos चाहिए होता है। हाँ, उनको इम्पोर्टेंस मिजाज के अंदर मेरे बेटे और उनके दरमियान ना एक फासला सा बढ़ रहा है, जबकि मैं चाहती हूँ क्योंकि वो बड़े हैं, जरूरी नहीं है जो आप चाहती हैं, वो शफीक और मेहरबान जैसे बड़े भाई, हर बच्चे की अपनी नेचर है। और क्या वो फिर आप ही के खाने की वजह से हो रहा है, खर्च हो जाती है, ये जो उधर से जोड़ने, ये जो बीच का वो होता है ना कि इन्हें तो मेरी हर उस पर निगाह है, इनकी तो नजर है, और ये है वो है, अपने आप को बाउंड्री हम सुबह भी मैंने बात की थी कि बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं। अगर आप चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं दस्ते शफकत रहे, तो इसका मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट तो आप भी कर रही हैं ना। फिर जब आप किसी को इतनी इंपॉर्टेंस और इन्वॉल्वमेंट देते हैं तो वो फिर उसकी कोई हद नहीं रहती। मसला ये आपने किसको कितनी इंपॉर्टेंस या आदत बन जाती है, उनके आगे भी ये कारपेट बन जाती है। कारपेट नहीं बनती, लेकिन देखिए बच्चों को रिस्पेक्ट तो देनी ही होती है ना। वो ठीक है, लेकिन हर चीज की जैसे मयाना रवि है ना, देखिए वो रिस्पेक्ट आपके लिए, और उनका भी मिजाज देखिए वो रिस्पेक्ट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आप जितनी दे रही हैं। बेसिकली वो भी कोई बदतमीज मिजाज नहीं है, वो अपनी उस तमीज़दाना ना मिजाज में ही हुकूमत कर जाते हैं, और उसको मीठी चूरी कहते हैं। हाँ, यानी आपको हुकूमत भी पसंद नहीं है, लेकिन दस्ते शफकत भी चाहिए। तो जब दस्ते शफकत रखेंगे तो हुकूमत तो आएगी। तो इसलिए जो आपको अगर बैलेंस क्रिएट करना चाह रही है तो बाउंड्रीज क्रिएट करें। बच्चों को भी ये समझाएं कि उन्हें सुन लें, रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जवाब देने की ज़रूरत नहीं। और अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो मेरे ख्याल से बच्चे कहीं पे बहुत
तमीज़ से, बदतमीज़ी से नहीं, एक तमीज़ से कह सकते हैं कि भाई प्रोग्राम का टाइम हाँ, अब खत्म हो गया है। True. सो लबे लबाब क्या निकला है, हर टॉपिक अलग था। वो ये था कि स्पेस सिर्फ है। मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं बल्कि हर रिश्ते में, दामाद हर रिश्ते और सास के रिश्ते में भी ज़रूरी है। और अप्रिशिएट करना, रिस्पेक्ट ज़रूरी है, अप्रिशिएट और कीजिए communication. पॉजिटिव्स को। रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ें हमने हर टॉपिक से सीखी हैं आज के प्रोग्राम में। आपकी बारी रह गई, जिसकी सास और दामाद यहाँ मौजूद थे। शुक्र है हमारी झगड़ा होने से बच गया, लड़ाई झगड़ा होने से, तू मैं होने से, नहीं, दोनों हंस रहे पतरान होने से बच दोनों हंस गया। रहे, दोनों खुश हैं। दोनों खुश सही है। है ना? सही बैठे हुए हैं ये लोग। तो अब अगले प्रोग्राम में हम आपको माजरत के साथ टाइम नहीं उन्होंने सीख लिया इन्हीं सारी बातों से सर। जी, जो आपके सवाल है उसके जवाब आपको मिल पहले मिल गए गए। शो के जरिए। हाँ भाई, हाँ आपको कोई नहीं है ना हाँ, कहने को problem? कह रहे हैं, मुझे चलो। कोई इशू नहीं दामाद से, हाँ। आप बहुत अच्छे दामाद है, खुश बहुत हैं। अच्छे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। Thank you. खुदा हाफिज।